हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशीष शॉर्ट्स में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 15। ठीक है, तीसरा बुक का अंतिम चैप्टर है। ठीक है, आज जो है हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हिस्ट्री का सिलेबस ये आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है संविधान का निर्माण। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण जो है किस प्रकार से होता है, इसमें कौन कौन से व्यक्ति क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, सारे चीज़ इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे इससे पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा डिस्कस करें तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाइएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग चैप्टर 13 में पढ़े थे। 13 में क्या पढ़े थे कि जब हम लोग का देश गुलाम था, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे आंदोलन हुए, उसके बाद जो हमारा देश आज़ाद हो गया। ठीक है, तो ये जो सफ़र था ये हम लोग ने चैप्टर 13 में कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, जब हम लोग का देश आज़ाद हो गया ये तो हम लोग 13 चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग का चैप्टर 14 उसमें क्या पढ़े थे कि जब हम लोग का देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद जो है हमारा देश जो है विभाजित हो जाता है। ठीक है, उसके कारण जो है हमारा देश जो है दो भागों में मतलब विभाजित हो जाता है। एक हो जाता है पाकिस्तान, वहीं दूसरा हो जाता है भारत। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने आप पिछले चैप्टर्स में बताया था। ठीक है, तो जब हम लोग का देश विभाजित हो जाता है उसके बाद जो है हम लोग का देश का संविधान निर्माण बनता है। ठीक है, संविधान का जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम लोग का संविधान निर्माण होता है। ठीक है, किस प्रकार से मीटिंग बैठी जाती है। ठीक है, उसमें कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, कौन कौन से व्यक्ति जो है इसको बहुत ही क्या क्या तर्क देते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से पहले यदि आपने चैप्टर 13 और चैप्टर 14 नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाके देखिए, तब जाके जो है ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, और यह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको सिंपल सा एक प्रश्न पूछूं, ये जो संविधान है इसको कौन लिखा था। ठीक है, इसका जो लिखने वाला है वो कौन लिखा था दोस्तों, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये जो है आपको कमेंट करना है, और आपको ये भी कमेंट करना है कि ये जो है संविधान को लिखने में कितने साल, कितने महीना और कितना दिन लगा था, ये भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, यदि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, यदि आपने पिछले क्लासेस में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा होगा संविधान के बारे में, तो ये दोनों प्रश्न मैंने जो पूछे, संविधान को लिखने वाला कौन है और इसमें जो है कितना टाइम लगा है, ठीक है, ये दोनों प्रश्न जो है आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उससे पहले जो है इसका दौर जो था, उसका काल जो था, वो जो समय था वो जो है बहुत ज़्यादा उथल पुथल था। ठीक है, उसी के तौर पर जो है ये हेडिंग है। ठीक है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। संविधान निर्माण से पहले के साल बहुत उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण महाभोग का भी। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, और लेकिन इसका जो है बंटवारा भी हो गया था। मैंने आपको A to Z इसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था कि जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इसके पीछे कितने आंदोलन हुए थे, क्या क्या हुए थे, सारी चीज़ें जो है हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है, और ये भी पढ़ा था कि हम लोग का बंटवारा जो है किस प्रकार से होता था। ठीक है, सारी चीज़ें जो है हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो यही जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि जो हम लोग का आशा था, हम लोग को बहुत ही दिनों से मतलब इसका क्षण था कि हमारा देश जो है आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ जो है इसी को मतलब समझ रहे थे कि कब ये दिन आएगा, कब हम लोग जो है आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा आशा था। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारा देश आज़ाद हो जाता है, उसके बाद जो है एक मिशन महाभोग, अर्थात ये जो है इससे हम लोग का एक गलत नतीजा निकलता है, जिसके कारण जो है हम लोग का देश जो है दो भागों में बंट जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। लोगों के मन में 1942 आंदोलन की यादें भी अभी जीवित थी। ठीक है, इसके बारे में मैंने भी पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयासों भी लोगों को बखूबी याद थे। ठीक है, ये जो है सुभाष चंद्र बोस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसको हमारे देश को सफल होने में, आज़ाद होने में। ठीक है, और ये जो है सुभाष चंद्र बोस की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य बनाने रखने में जो है सफल हुए थे। ठीक है, आपको पता होगा कि जो है मुस्लिम और कांग्रेस दोनों ने मिलकर जो है एकजुट बनकर जो है हम लोग का देश आज़ाद किया था। ठीक है, 1946 अगस्त महीने में कलकत्ता में हिंसा शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यह हिंसा उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर चलती रही। ठीक है, कई दंगे हुए, कई दंगे फसाद हुए, नरसंहार हुआ, बहुत ज़्यादा हत्याएं होने लगी थी। ठीक है, उसके बाद क्या होने लगा था कि इसके साथ ही देश का बंटवारा भी घोषित किया गया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले चैप्टर में बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया था। ठीक है, असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए थे। आज़ादी
का दिन खुशी का दिन था, लेकिन इसी समय जो है भारत के लिए सारे मुसलमान और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख ईसाई के लिए एक निर्मम चुनाव का था, ठीक है। क्योंकि जितने भी भारत में मुस्लिम थे वो ये चुनाव कर रहे थे कि हमको जो है पाकिस्तान जाना है। आपको ये भी पता होगा कि ये जो भारत है यहाँ पर भी एक पश्चिमी पाकिस्तान था, वहीं पर यहाँ पे जो है एक पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मुसलमान थे वो मतलब उसका चुनाव करना था, ये जो है अपना मन से जो है इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, या फिर यहाँ पर भी रह सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से उस पर जो है इनका निर्भर था, ठीक है। लोगों को शरणार्थी बनकर यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ा। मुसलमान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ जाने लगे, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आगे समझिए कि वही हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल व पूर्वी बंगाल की तरफ जो है बढ़े जा रहे थे, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो यहाँ पे भारत में जितने भी हिंदू थे, सिख थे, ये, ठीक है, इसको भी जो है चुनाव करना मतलब अपने मन से जो है जिधर जाना चाहते थे उधर वो जा सकते थे, ठीक है। और उनमें से बहुत सारे जो है रास्ते में मर गए, ठीक है। जाते जाते जो है बहुत सारे जो है इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। देश के सामने एक और गंभीर चुनौती रियासतों को लेकर थी, ठीक है। ब्रिटिश भारत का लगभग 1/3 भूभाग रियासतें थे, ठीक है। आपको पता होगा रियासतें अर्थात रजवाड़े, इसकी जो है संख्या जो है भारत में जो है 1/3 था, ठीक है दोस्तों। और ये जो है आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए ये पॉइंट, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके कारणवश जो है आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे समय में कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे, ठीक है। ये चाह रहे थे कि मतलब भारत में जितने भी मतलब कुछ ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है ये रजवाड़े जो है रियासतें जो है यहाँ पे कब्जा कर लेंगे, ये एक सपना देख रहे थे इन लोग, ठीक है। लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी ने इन रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। ये जो है वल्लभ भाई पटेल जो हम लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे नेता रह चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे भूमिका देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं कि जो संविधान है उसका गठन किस प्रकार से होता है, ठीक है। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कहने का मतलब है कि संविधान का निर्माण नहीं हो रहा है इसमें। ये जो टॉपिक है इसका तात्पर्य ये है कि ये जो संविधान है इसको बनाने के लिए एक सभा रही होगी, ठीक है। तो ये सभा का किस प्रकार से गठन होता है ये है टॉपिक, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन, बच्चे ये जो कैबिनेट मिशन है इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पिछले चैप्टर्स में बताया था, ठीक है। और ये जो है कैबिनेट मिशन के बारे में मैंने आपको चैप्टर 14 में भी बताया था और जो है चैप्टर 13 में भी बताया था, ठीक है। तो ये जो चैप्टर 13 था इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा प्रयास रहे थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत मतलब गांधी और इरविन समझौता, ये बहुत सारे जो है मैंने आपको समझाए थे, ठीक है। आपको याद होगा तो ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। कब हुआ? 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। उसमें कौन कौन कितने व्यक्ति थे, कहाँ मतलब ब्रिटिश के कितने थे, ठीक है। वहीं पर जो है भारत के कितने थे इसको भी थोड़ा समझिए। ये जो है संविधान सभा में जो है कुल सदस्य की संख्या अगर हम बोले तो ये जो है 389 जो है इतनी संख्या यहाँ पे थी, ठीक है। वहीं पर ब्रिटिश जो भारत की संख्या थी, ठीक है, जितने भी भारत में ब्रिटिश थे उसकी संख्या जो थी वो थी 296, ठीक है। वहीं पर जो देसी रियासतें थे उसकी संख्या कितनी थी? 93, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि आपके संविधान का सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था ना, आप क्या बताइएगा? 1946 में, ठीक है। इसमें कितने सदस्य थे, कुल कितने सदस्य थे, ऐसा आपसे प्रश्न पूछे तो आप बताइएगा 389। वहीं अगर ब्रिटिश भारत से पूछे कि उसमें कितने सदस्य थे तो आप बताइएगा 296 और देसी रियासतों की संख्या जो है 936, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं और आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी, ठीक है। लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीटें निर्वाचित थी अर्थात आवंटित थी। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक क्षेत्र है, ठीक है, इसमें जो है 10 लाख मतलब निवासी रहते हैं, ठीक है। यहीं पर 10 लाख व्यक्ति रहते हैं, यहाँ पे 10 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये जो 10 लाख लोग हैं इसमें जो है कि सबका चुनाव किया जाएगा, जिसमें से एक व्यक्ति यहाँ से निकलेगा, ठीक है, फिर से यहाँ से एक व्यक्ति निकलेगा, ठीक है, फिर से यहाँ से एक व्यक्ति निकलेगा और ये जो एक व्यक्ति जाके जो है यहाँ पे संविधान सभा का गठन करेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है 398 जो मैंने आपको सदस्य बताएं, इस प्रकार से सदस्य चुनाव का चुनाव होता है, ठीक है। और इस प्रकार से जो है संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब चलिए आगे समझते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, ठीक है। अर्थात ये जो सार्वभौमिक मताधिकार कहने का मतलब है कि जिसका 18 ईयर्स हो गया है,
ठीक है, उसके आधार पर जो है ये चुनाव नहीं हुआ था। किस आधार पर हुआ था कि जितने भी व्यक्ति हुए थे, 10 लाख व्यक्ति थे एक मतलब क्षेत्र पर, ठीक है, तो उस पर जो है कोई एक व्यक्ति को चुनाव किया जाएगा, ठीक है, वो जो है किसी भी तरह से जो है वहाँ पे जो भी नियम रहे होंगे उसके अनुसार जो है इसको चुनाव किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये व्यक्ति जाएगा और संविधान सभा में जो है ये जो है आमंत्रित होगा, इसमें जो है इसका सहयोगी रहेगा, ठीक है, ये भी जो है तर्क वितर्क यहाँ पे करेगा, ठीक है। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थे, ठीक है। ये जो संविधान सभा में उसमें सबसे ज्यादा जो थे वो थे कांग्रेस की संख्या, ठीक है। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्र में भारी जीत प्राप्त की। मुस्लिम लीग ने अधिकतर मुस्लिम सीटों पर जीत प्राप्त कर ली थी, ठीक है। ये जो मुस्लिम लीग थी वो जो है अपने मुस्लिम सीटों पर बहुत ज़्यादा सीटें जीती थी, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि ये जो है मुस्लिम लीग ये अपना दूसरा देश चाहते थे, ठीक है। ये आपको पता होगा, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, ठीक है। ये जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, इन लोग जो है दूसरे ही क्षेत्र का मांग करने लगे थे, ठीक है, स्वायत्ता क्षेत्र का मांग करने लगे थे, जिसके कारण जो है इसको एक दूसरा क्षेत्र मिल गया था, दूसरा देश मिल गया था, जिसे हम लोग पाकिस्तान वर्तमान में कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है पाकिस्तान इसका बन गया था। तो जब ये पाकिस्तान बन गया तो ये मुस्लिम लीग ये जो है संविधान का बहिष्कार करने लगे। क्यों? क्योंकि जो इसका दूसरा क्षेत्र इसकी मांग करने लगे, तो ये बोलने लगे कि यदि मैं इस संविधान सभा का मैं समर्थन करूं तो हमारा जो दूसरा क्षेत्र है उसका क्या संविधान रहेगा, उसका अलग से संविधान बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इस संविधान का जो है भारतीय संविधान का जो है ये बहिष्कार करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया क्यों बहिष्कार किए? क्योंकि ये जो है अलग क्षेत्र मानते थे, अलग क्षेत्र की मांग करते थे, ठीक है। तो अलग क्षेत्र की मांग किए तो इसमें अलग से अपने से जो है संविधान का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये भारतीय संविधान को जो है इसको बहिष्कार करते हैं, इसको इनकार करते हैं, ठीक है। और अपने लिए अलग संविधान जो है उसको बनाया, ठीक है। और पाकिस्तान की मांग को जारी रखी गई, ठीक है। और शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से दूर रहते गए, ठीक है। ये जो समाजवादी थे, ठीक है, ये जो है संविधान सभा से पहले दूर रहे, ठीक है। उसके बाद जो है क्योंकि ये वो इसे अंग्रेजी की बुनाई गई संस्था मानते थे, ठीक है। ये जो समाजवादी थे, ठीक है, ये जो है इससे दूर रहे संविधान सभा से। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि जो कैबिनेट मिशन द्वारा जो ये संविधान सभा का गठन करने का जो प्रस्ताव दिया गया है, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की कोई चाल रही होगी, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा कोई प्रस्ताव लाया गया तो कहीं ना कहीं जो है इसमें कुछ न कुछ बुराई रही होगी, जिसके कारण बस जो है ये समाजवादी जो थे वो इसको नहीं मानते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समाजवादी का समर्थन समझ सकते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से जो है इसको भी ये जो है नहीं मानते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। संविधान सभा में 82% सदस्य जो है कांग्रेस पार्टी के थे, ठीक है। आप समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी के जो है 82 सदस्य थे, अर्थात जो है 50% से भी ज्यादा जो है ये कांग्रेस की संख्या यहाँ पे थी, ठीक है। संविधान सभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस के सदस्य के बीच आपसी मतभेद देखने को मिलता है, ठीक है। और क्योंकि कई कांग्रेस समाजवादी से प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदार के हिमायती थे, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आया। चलिए आप आगे समझते हैं। कुछ जो है सांप्रदायिक दलों के करीब थे, वहीं जो है कुछ धर्मनिरपेक्ष से पक्के थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग समुदाय का अलग अलग जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। संविधान सभा में जो भी चर्चाएं की जाती थी, ठीक है, आपको पता होगा जैसे कि एक संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। अब ये संविधान सभा जो इसका गठन किया गया तो ये जो है क्या करेगा ना, संविधान का निर्माण करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे जो व्यक्ति होंगे, कितने व्यक्ति होंगे मैंने आपको बता दिया 398, ठीक है। 398 यहाँ पे व्यक्ति रहा होगा, ठीक है। ये जो है जितना भी तर्क वितर्क करेगा, कोई भी कानून बनाना है, कोई भी कानून लागू करना है तो इसमें जो है तर्क वितर्क होगा, ठीक है। इसमें बहस चलेगी, ठीक है। इसमें जो है सब कोई अपनी अपनी दलील देंगे, ठीक है। तो जो भी अच्छा रहेगा उसको जो है इस संविधान में इसको लिखा जाएगा, इसको यहाँ पे वर्जित किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको समझा दिया हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि जो संविधान सभा में जितनी भी चर्चाएं होती थी वह जनमत से प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलों को अखबारों में छपा जाता था। अर्थात इससे आपको क्या समझ में आया कि संविधान सभा में जितने भी व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे ना, 398 व्यक्ति थे, ठीक है। ये 398 व्यक्ति जितने भी कानून को पारित करेंगे, जो भी व्यक्ति जो अपनी दलील देगा उसको जो है अखबारों में छापा जाता था। अर्थात जैसे कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, ठीक है, ये व्यक्ति कुछ बोला, उस वहीं पे जो है दूसरा व्यक्ति कोई बोला कुछ बोलेगा, ठीक है, यहीं पर दूसरा व्यक्ति कुछ बोलेगा, ठीक है। इस जो है ये जितने भी व्यक्ति जो भी बोलते थे उसको जो है अखबारों में छपा जाता था, ठीक है। जब अखबारों में छपा जाता था उसके जरिए जो है जनता के पास जो है ये पहुंचती थी, ठीक है। जनता को जो है ये पता चलती थी कि इस तरह से जो है ये व्यक्ति ऐसा बोलता है, तो जनता को जो भी लगता था उस पर
ठीक है। अगर जनता को लगता था नहीं ये कानून जो है इसके द्वारा ठीक बोली गई तो ये जो है जनता के द्वारा इसको समर्थन मिलेगा, ठीक है। और यदि इसको जो है कहीं ना कहीं खराब लगती थी, मतलब इसको बोलती थी नहीं ये ठीक नहीं है हमारे लिए, तो इसको जो है इसको समर्थन नहीं देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो है जनमत पर प्रभावित होती थी, ठीक है। यहाँ पे जो है इस पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना होगा, ठीक है। इन प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से जो है बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवानी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति और असहमति पर गहरा असर पड़ता था, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है जनमत पर आधारित होती थी, किस प्रकार से न जो भी व्यक्ति जो भी अपनी दलील देता था उसको अखबारों में छापा जाता था, ठीक है। तो उसके जरिए जो है जनता के पास जो है ये खबर पहुँचती थी, ठीक है। तो ये जनता जो भी उसको सहमत देते थे या फिर असहमति जो भी इसका नजरिया रहता था, जो भी इसको ठीक लगता था, उसके जरिए जो है इस पर जो है गहरा जो है असर पड़ता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो भी बोलती थी जनता बोलती थी हाँ ये सही है, ठीक है। तो इसको जो है ये भी अपना अगर गलत बोलती थी तो ये अपना दूसरा तर्क देती थी, ठीक है। तो ये जो दूसरा तर्क देती थी जनता, ठीक है, तो इसको भी जो है यहाँ पे संविधान सभा में जो है इसको चर्चा किया जाता था कि ये जो है जनता द्वारा इस तरह का मतलब बोली जा रही है, ठीक है। जनता जो है इस तरह की मांग की जा रही है, ठीक है, जनता द्वारा। तो ये जो है इसको भी यहाँ पे तर्क वितर्क करते हैं संविधान सभा में, और वो भी अगर संविधान सभा में तर्क वितर्क करने के पश्चात उसको भी अगर अच्छा लगे उस नियम को तो वो जो है संविधान में दर्ज हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो पूरी प्रक्रिया होती है आपको समझ में आ गया होगा। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता ने सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे, ठीक है। कई भाषाएं अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे, धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षा करवाते थे, दलित जाति शोषण के अंत की मांग कर रही थी, ठीक है। और दलितों ने सरकारी संस्था में आरक्षण की मांग की। क्यों? क्योंकि ये जो दलित इसका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था, ठीक है, जिसके कारण बस जो है ये अपना मांग करते थे। वहीं पर जो है ये अल्पसंख्यक जो है ये जो है अपने हित की रक्षा के लिए, इसकी अपनी सुरक्षा के लिए जो है ये मांग करते थे। वहीं पर जो कई भाषाएं अल्पसंख्यक जो थे वो अपनी मातृभाषा के लिए जो है मांग करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप अपने अलग अलग लोगों की अलग अलग राय को देख पाते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि किस प्रकार से जो है लोग अपना समर्थन देते हैं इस पे, ठीक है। तो जिसके कारण जो है यहाँ पे और भी ज़्यादा सहूलियत होती है संविधान सभा में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप अपना लोगों का जो है राय को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं मुख्य आवाज़, ठीक है। संविधान सभा में 6 सदस्यों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 6 सदस्यों में कौन कौन से, उसमें से पहला था वो था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल दूसरा थे, वहीं पर जो है राजेंद्र प्रसाद थे, वहीं पर जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, वहीं पर जो तीसरा पांचवा था वो था के.एम. मुंशी, ठीक है। और छठा जो था वो था अल्लादी कृष्ण स्वामी, ठीक है। तो ये जो 6 मैंने आपको नाम बताए, ये 6 जो है संविधान सभा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था स्टार्टिंग में कि ये जो संविधान है इसको लिखने वाला कौन होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूँ तो आप समझ पाइएगा। ये जो 6 व्यक्ति हैं, ये 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो है इसको संविधान को लिखता है, ठीक है। तो कौन लिखता है इसको आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं कि ये जो 6 व्यक्ति थे इसके अलावा और कौन कौन से व्यक्ति थे, ठीक है। 6 व्यक्ति जो है वो तो बहुत ज़्यादा प्रमुख थे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, लेकिन इसके अलावा भी जो है बी.एन. राव और ए.एम.एन. मुखर्जी, ये जो दोनों थे ये भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं, ठीक है। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये जो जवाहरलाल नेहरू थे वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है नेहरू द्वारा पारित किया गया था, नेहरू द्वारा जो है पेश किया गया था, ठीक है। लेकिन ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, इसमें क्या क्या बातें थी, ठीक है, ये सारी चीजें जो हम लोग विस्तार ढंग से पढ़ेंगे। बस आप यहाँ पे ये समझिए कि जो है उद्देश्य प्रस्ताव इसको जो है नेहरू द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। आपको इतना सिर्फ यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। भारतीय का राष्ट्रध्वज कहने का मतलब है जो हम लोग का झंडा होता है, ठीक है। झंडा होता है उसमें 3 कलर होता है। सबसे पहला ऊपर में होता है केसरिया, ठीक है, केसरिया होता है, वहाँ पर नीचे में होता है सफ़ेद, ठीक है। उसके बाद जो होता है हमारा जो है गहरे हरे रंग का, ठीक है। तो वहीं पर जो है नीचे में हरा रंग होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा, आप गणतंत्र दिवस या फिर जो है स्वतंत्रता दिवस अब मनाते हैं, ठीक है। आप हमारा देश की खुशी के लिए जो है देश आज़ाद होता है उसके जो है खुशी के लिए जो है हम लोग के जो ये त्यौहार मनाते हैं, या फिर जो है झंडा हम लोग अपने देश में, ठीक है, अपने गाँव में अपने समाज में जो है लहराते हैं। तो उसमें आपको पता होगा किस प्रकार से वहाँ पे रंग दिया जाता है, ठीक है, रंग होता है झंडा का हम लोग का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और 3 बराबर चढ़ाई वाली
पार्टियों को का तिरंगा झंडा होगा, ठीक है, और जिसके बीच गहरे नीले रंग का जो है चक्र होगा, ठीक है। आपको यह भी पता होगा कि जो झंडा होता है हम लोग का 3 कलर का होता है, ठीक है, और वहीं पर बीच में जो है एक चक्र बना रहता है, ठीक है। तो ये जो तरकीब थी, ये जो झंडा आप वर्तमान में देख पाते हैं, ये झंडा किसके द्वारा प्रस्ताव की गई थी, ये किसके द्वारा जो है नियोजित की गई थी ना, आप क्या बताइएगा ना, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इसकी जो है बताया गया था कि ये जो हम लोग का झंडा जो होगा वो 3 कलर में होगा। कौन कौन सा कलर? पहला में जो होगा वो केसरिया होगा, वहीं पर दूसरा जो है वहाँ पे सफेद होगा, और तीसरा जो है हरा होगा, ठीक है। आपको दोस्तों कमेंट करना है कि जो केसरिया है वो किसका प्रतीक है, ठीक है। ये जो है केसरिया यहाँ पे रंग दिया गया है, इसमें जो है क्या बताया गया है, ठीक है, इसका प्रतीक क्या है, ठीक है। वहीं पर सफेद क्या दर्शाता है, वहीं पर जो है हरा क्या दर्शाता है, ठीक है। और आपको ये भी कमेंट करना है कि जो बीच बीच में चक्र बना होता है वो चक्र जो है उसका जो है प्रतीक क्या है, ठीक है। ये तीनों प्रतीक जो है आपको कमेंट करना है कि यदि आपको पता हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और यदि ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए, अभी जो है 26 जनवरी आने वाला है, ठीक है, तो उसमें जो आपको जब आप झंडा लहराइएगा तो आपको ये याद आएगा कि ये जो है जवाहरलाल नेहरू इसके द्वारा जो है ये झंडा का निर्माण किया गया था, ठीक है, ये आपको याद होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है केसरिया, सफेद और हरा, इसका जो है प्रतीक क्या है ये आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और यदि आपको नहीं पता हो तो आप अपने शिक्षक से पूछिए, ठीक है, और गूगल कीजिए, ठीक है, उसके बाद जो है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। वल्लभ भाई पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने कई रिपोर्ट के प्रारूप लिखने में खास मदद की और परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में भूमिका, ठीक है, अदा की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जो है इसमें आपसे ये ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर के लिए। तो आप क्या बताइएगा, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके द्वारा जो है ये एक संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। और आगे समझिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य में से एक थे, ठीक है। और ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जो है सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे, कहाँ के ना, संविधान सभा के, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी थे, ठीक है। ये जो है कांग्रेस के जो भी राजनीति थे, जो भी इन लोग अपना नियम कानून बनाते थे उसके द्वारा उसके जो है विरोध में ये खड़े होते थे। कौन ना, अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इसका पूरा नाम है। लेकिन स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्र विधि का पद संभालने को न्योता दिया गया, ठीक है। आपको यहाँ ये भी याद होना चाहिए कि जो महात्मा गांधी जो है इसकी सलाह पर जो है ये विधि मंत्री जो है ये इस पद पर जो है आते हैं। कौन ना, अम्बेडकर जी, ठीक है। उन्होंने संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि ये जो संविधान सभा का प्रारूप समिति है, ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। आप क्या बताइएगा, अम्बेडकर जी, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। इनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। वो दोनों वकील क्या के नाम भी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि गुजरात में जो है वो कौन थे ना, KM मुंशी, वहीं मद्रास के कौन थे ना, अल्लादी कृष्ण अय्यर, ठीक है। और इसके दोनों के नाम भी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, ठीक है, जिसमें जो है ये दोनों जो है संविधान सभा में जो है प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये दोनों कहाँ के निवासी हैं ना, KM मुंशी जो है गुजरात के हैं, वहीं पर जो है अल्लादी कृष्ण जो है मद्रास के हैं, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें से इसका नाम है BN राव, जो कि सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। वहीं पर जो है SN मुखर्जी, जो कि मुख्य योजनाकार थे, ठीक है। और ये इसके द्वारा भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहा इसका संविधान सभा में, ठीक है। अम्बेडकर जी के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी, ठीक है। अम्बेडकर जी जो थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसके पास जो है संविधान के प्रारूप को पारित करने का जो है ये जो है इसके पास जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो ये जो है जिम्मा लेते हैं किसका ना, संविधान सभा का जो प्रारूप रहता है उसको जो है पारित करने के लिए, ठीक है। इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लग गए, ठीक है, लगभग 3 वर्ष लगा था, ठीक है। दोस्तों आपको मैंने शुरुआती में प्रश्न पूछा था कि जो है संविधान उसको बनने में, उसको लिखने में जो है कितना समय लगा था, आपको कमेंट करना था, ठीक है। लेकिन मैं आपको हिंट के तौर पर बताऊं कि जो है 3 वर्ष लगा था, ठीक है। लेकिन लगभग 3 वर्ष लगा था, लेकिन इसमें जो है कितना साल, ठीक है, लगभग 3 साल कहने का मतलब है कि 2 साल लगा होगा, ठीक है। उसमें कुछ महीना होंगे, कुछ दिन होंगे, ठीक है। तो इसको दोस्तों आपको कमेंट करना है कि जो है कितना महीना था और कितना दिन तक था जो जिसके कारणवश जो है ये संविधान का जो है निर्माण हुआ था, ठीक है। इस दौरान हुई चर्चाओं
के मुद्रित रिकॉर्ड 11 खंडों में प्रकाशित हुए थे, ठीक है। और ये जितने भी यहाँ के रिकॉर्ड्स थे वो सारे जो है 11 खंडों में 11 मतलब 11 डिवाइड्स किया गया था, ठीक है, उस पर जो है प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं कि जो संविधान सभा जो है उस संविधान जो है उसकी दृष्टि क्या है, ठीक है। इसको आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, इसमें क्योंकि ये इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें बताई गई है, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। आप से प्रश्न पूछे कि जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई ना, आप क्या बताइएगा ना, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, ठीक है। ये जो मुस्लिम लीग है इसका बहिष्कार इन लोग करते हैं, किसका, संविधान सभा का। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको थोड़ा देर पहले भी बताया था कि ये जो मुस्लिम जो है ये दूसरा क्षेत्र मांग करने लगे थे, दूसरा क्षेत्र की जो है मांग करने लगे थे, दूसरा देश की मांग करने लगे थे, ठीक है। जिस कारण बस ये चाहते थे कि अगर हमारा जो दूसरा क्षेत्र की हम मांग कर रहे थे, मतलब हमको दूसरा क्षेत्र चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्षेत्र चाहिए तो वो क्षेत्र में जो है हम अपने द्वारा जो है इस संविधान को लागू करेंगे, ठीक है। और ये जो है संविधान जो है ये हम अपने द्वारा बनाएंगे, इसमें क्या क्या रहेगा, क्या क्या रहेगा, सारी चीजें जो है हम लोग डिस्कस करके खुद जो है इस संविधान का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी, आपको याद होगा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। ये जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी आपको नाम याद होना चाहिए कि ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा ये जो है संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष रहते, ठीक है। वहीं पर जो है स्थायी अध्यक्ष कौन था ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पर थोड़ा सा आकार की मात्रा अगर चेंज हो जाए, अस्थायी और स्थायी, ये दोनों आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपके प्रश्न में पूछा जाए तो आप पहले ये देखिए कि अस्थायी पूछा गया है ना स्थायी पूछा गया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसका नाम बताइएगा, ठीक है। अस्थायी रहा तो आप बताइएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वहीं पर जो स्थायी रहेगा तो आप बताइएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है। और पहली बैठक मैंने आपको क्या बताई कि 9 दिसंबर 1946 को, वहीं दूसरी बैठक कब हुई थी ना, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, वहीं तीसरी बैठक जो है वो 13 सितंबर को हुई थी, ठीक है। आपको बस क्रम वाइज याद रखना है, 9, 11, 13, ठीक है। तीनों आपको याद हो जाएगा, तीनों आपको बहुत ही सिंपल है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे कि पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, तो आप बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये कब पारित किया था ना, तीसरी बैठक में पारित किया था, ठीक है। और तीसरी बैठक कब हुई थी ना, आप क्या बताइएगा, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। मैंने बहुत ही विस्तार ढंग से मैंने आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या कीजिएगा कि बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझिए, ठीक है, जिसके कारण बस जो है आपका एग्जाम का जो आप एग्जाम दीजिएगा वो उसमें जो है बहुत ही अच्छे ढंग से उसको लिख पाइएगा, उसमें जो है अपने शब्दों में जो है बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तार ढंग से जो है उसका आंसर को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा और अपने रिजल्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से जो है आपका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उसके द्वारा उद्देश्य जो पारित किया गया था वो तीसरी बैठक में पारित किया गया था, जो कि उसका डेट था 13 दिसंबर 1946, ठीक है। सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, आप चलिए सिर्फ इतना समझिए कि ये जो नेहरू जी द्वारा जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया था और कब पारित किया गया था ना, तीसरी बैठक में, जो कब हुआ था ना, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो है क्या, इसमें क्या बात कही गई है, ठीक है। सारी चीजें इसमें हम देखने वाले हैं, ठीक है। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था, ठीक है। ये जो है एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था, इसमें जो है स्वतंत्र भारत में संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, ठीक है। इसमें बताया गया कि हमारा संविधान जो होगा वो किस प्रकार से होगा, उसमें कौन कौन से मूल बिंदु होगी, ठीक है, उसमें जो है क्या क्या कानून मतलब बनेगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इस प्रस्ताव में पारित की गई थी, इसमें दर्ज थी, ठीक है। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य जो है इसे घोषित किया था, कौन, ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो किसके द्वारा लागू किया गया था ना, आप क्या बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। तो आपको सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आपको याद हो भी गया होगा। नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। इसमें वचन दिया गया कि अल्पसंख्यक, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों और दमित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो किसमें दर्ज है ना, आप क्या बताइएगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था, जो कि नेहरू द्वारा पारित किया गया था, नेहरू द्वारा पेश किया गया था, उसमें जो है ये सारी चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। और ये भी बताया गया था कि जो भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और अन्य आर्थिक न्याय
कि सामाजिक विचार को एक दूसरे में समावेश किया जाए, ठीक है, और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए, ठीक है। और नेहरू ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के लिए क्या उचित रहेगा और क्या नहीं रहेगा, ठीक है। भारत के लिए जो है, भारत में जो भी परिस्थिति है, भारत में जो भी व्यवहार, यहाँ की जो भी चीज़ें हैं, उसको देखकर जो है नेहरू जी बताते हैं कि इसमें जो है क्या उचित रहता है और क्या जो है उचित नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था, ठीक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जो है उसके द्वारा तीसरी बैठक में पारित किया गया था, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है A to Z। यदि आपको उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आपसे पूछा जाए प्रश्न, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से बता पाइएगा, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं कि संविधान सभा के जो कम्युनिस्ट सदस्य थे, जिसमें से एक जिसका नाम था सोमनाथ लाहिड़ी, इसके द्वारा क्या कहा जाता है इसके बारे में इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये जो है सोमनाथ लाहिड़ी, मैं आपको शॉर्ट में लाहिड़ी बोलूँगा, अर्थात सॉरी शॉर्ट में आपको सोमनाथ बोलूँगा, ठीक है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाया गया है, ठीक है। कौन बता रहा है ये? ना सोमनाथ, ठीक है। इन्होंने संविधान सभा के सदस्यों और आम भारतीयों से आग्रह किया कि वह सामाजिक शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आज़ाद करे, ठीक है। ये कौन बताते हैं? ना सोमनाथ, ठीक है। 1946-47 की सर्दियों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, तो अंग्रेज जो है अभी भी भारत में थे, ठीक है। ये जो है जितनी भी संविधान सभा में चर्चाएं चल रही थी, उस समय जो है अंग्रेज जो है वो जो है भारत में ही थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार थी, ठीक है। भले ही जो है ये जवाहरलाल नेहरू ये अपने शासन चला रहे थे, कहाँ पे? ना प्रांत में ये अपने शासन चला रहे थे, लेकिन ये जो पूरा देश था उसमें किसका शासन था? ना आप क्या बताइएगा? अंग्रेज का, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। लेकिन उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में चल रही थी, ठीक है। सारे जो हमारे जो सारे जितने भी प्रांत थे, जितने मतलब जो हमारा देश था, उसमें जो है अंग्रेजों का शासन चल रहा था, ब्रिटिश का शासन चल रहा था, ठीक है। सोमनाथ लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा जो है अंग्रेजों की देन है, ठीक है। ये जो है कैबिनेट मिशन द्वारा जो ये प्रस्ताव लाया गया था संविधान सभा का, वो जो है अंग्रेज द्वारा लाई गई थी, ठीक है। और अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं इसमें जो है कुछ साजिश रची है, ठीक है। इसमें जो है कुछ षड्यंत्र रचा गया है, जिसके कारण जो है ये अंग्रेज को कुछ ना कुछ फायदा होगा, जिसके कारण वह जो है ये आपको ललचा रहे हैं, ठीक है। ये कौन बता रहे हैं? ना सोमनाथ लाहिड़ी, ठीक है। इसका जो है ये बात यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है, ठीक है। नेहरू ने इस बात को स्वीकार किया कि ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक विभिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे, और यही सही भी था, ठीक है। यहाँ पे जो है सोमनाथ लाहिड़ी का क्या बताया गया है ना, सोमनाथ लाहिड़ी बताता है कि ये जो है संविधान सभा का जो है ये विरोध करता है। क्यों? क्योंकि जो संविधान सभा जो है ये अंग्रेज द्वारा लाई गई थी, ठीक है। अंग्रेज द्वारा किसके द्वारा लाई गई थी ना? जो कैबिनेट मिशन था उसके द्वारा लाई गई थी, और ये कैबिनेट मिशन जो था वो एक अंग्रेज की देन थी, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है ये लाया गया था, जिसके कारण बस जो है ये सोमनाथ जो है ये इसका विरोध करता है, किसका? ना संविधान सभा का, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो नेहरू जी है इस बात को स्वीकार किया जाए कि जो है नेहरू बताते हैं कि इस बात को स्वीकार किया कि ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक विभिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे, ठीक है। ये जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे वो एक संविधान सभा चाहते थे, ठीक है। और वही जो है ये भी जो है एक सही था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप नेहरू जी का पक्ष देख पाएंगे, वहीं पर जो है आप सोमनाथ का देख पाएंगे, ठीक है। कि ब्रिटिश का उसके गठन में काफ़ी हाथ था और उसने सभा के कामकाज पर कुछ शर्तें लगा दी थी, लेकिन नेहरू जी ने कहा आपको उस स्रोतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इन्हें सभा को शक्ति मिल रही है, ठीक है। कहाँ से शक्ति मिल रही है ना? आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब कोई भी यहाँ पे जो संविधान सभा जो है वो जो जितना भी यहाँ पे मीटिंग बैठाई जाती थी, जो भी व्यक्ति अपना दलील देते हैं, ठीक है, तो उस दलील को जो है अखबारों में छापा जाता था, ठीक है। और उस अखबार के द्वारा जो है जनता तक पहुंचती थी, ठीक है। तो जनता जो भी इसमें सहमत होती थी तो या फिर असहमत होती थी, जो भी इसको लगता था ठीक गलत, ठीक है, तो वो अपना राय देते थे, ठीक है। जिसके कारणवश जो है इसको जो है यहाँ से शक्ति मिलती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये नेहरू जी यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, जहाँ से इस सभा को शक्ति मिल रही है, ठीक है। सरकारी कागजों से नहीं बनती, ठीक है। ये जो सरकार है वो कागजों से नहीं बनती। सरकार जो है जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। जनता चाहे तो उसको हटा भी सकता है, जनता चाहे तो उसको रख भी सकता है, ठीक है। जनता द्वारा जो ये निर्भर होती थी, ठीक है।
हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जो है जनता की ताकत है, ठीक है। यहाँ पर यदि जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे इसलिए टिके हैं क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जनता का इसको समर्थन मिल रहा है, ठीक है। इस तरह की बात जो है ये जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, ठीक है। और इतनी दूरी तक जाएगी जितनी दूरी तक लोग हमें ले जाएंगे, ठीक है। तो जो है ये जो है सरकार जो है ये लोगों द्वारा बसाई गई है, लोगों द्वारा लोग चाहे तो इसको जो है आसमान तक भी पहुंचाया जा सकता है और कहीं ना कहीं जो है इसको वहीं पर जो है इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो नेहरू जी है वो कहीं ना कहीं जो है ये बताते हैं कि जो सरकार होती है, जो सरकार हम लोग बनाने वाले हैं वो जो है लोगों द्वारा निहित रहेगी, लोगों द्वारा जो है ये निर्भर रहेगी, ठीक है। फिर चाहे वह किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित ही क्यों ना हो, ठीक है। इसलिए हम भारतीय जनता के दिलों में समाये आकांक्षा और भावना को हमेशा अपने जेहन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही है जिन लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे बताई गई है। अब आगे बताई गई है कि जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और जो है विधवा विवाह का समर्थन किया। इसमें क्या आप क्या समझ पाए कि जब 19वीं शताब्दी था वो समाज सुधारक अर्थात जो भी समाज में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको जो सुधारता है उसको बोला जाता है समाज सुधारक, ठीक है। तो इसमें ये क्या बात कही गई, ये बताया गया है इसमें कि जो बाल विवाह है, जो भी छोटी आयु में जितने भी लड़की की या फिर स्त्री या फिर पुरुष की शादी हो जाती है उसको जो है यहाँ पे विरोध करते हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि यदि आपका जो है आप टीनेजर नहीं है, आप वयस्क मताधिकार नहीं है तो आप विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये विरोध करते हैं, ठीक है। वहीं पर जो है विधवा विवाह का जो है समर्थन करते हैं अर्थात जो भी स्त्री विधवा हो गई है उसको फिर से विवाह करने का जो है यहाँ पे अधिकार प्राप्त था, ठीक है। तो इस तरह की बात जो है यहाँ पे समाज सुधारक बताते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई, ठीक है, जितने भी गलत चीज़ें यहाँ पे हिंदू धर्म में चल रही थी उसको सुधारने के लिए विवेकानंद जब आते हैं तो वे धर्म को और ज़्यादातर न्याय संगत बनाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। जब ज्योतिबा फुले, इसके बारे में आप क्लास 11th में या फिर क्लास 10th में इसकी कहानियाँ को आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हिंदी, ठीक है। इसमें जो है ये जो है एक कवि भी रह चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो जब ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों को पीड़ा का सवाल उठाया, ये जो दलित जाति थी उसका जो शोषण किया जाता था, ठीक है, उस पर जो अत्याचार किया जाता था, उस पर जो भेदभाव किया जाता था, उस जो ये भी जो पीड़ा थी, इसकी जो कष्ट थी, उसकी जो परेशानियां थी, उसको जो है कौन उठाते हैं इसका सवाल, न इसको जो है कौन समर्थन देते हैं, न ज्योतिबा फुले, ठीक है। इसका जो मांग यहाँ पे रखी जाती थी तो उसमें क्या बताया गया है कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ने मजदूर और किसानों को एकजुट किया, ठीक है, और तो वह भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए जो है जूझ रहे थे, ठीक है। तो ये जो है आर्थिक मतलब कहने का मतलब है, आपको समझ में आ रहा होगा, आर्थिक के बारे में आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आर्थिक और सामाजिक न्याय, ठीक है, ये सारी चीज जो है इसमें जो है जूझ रहे थे, ठीक है। और एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र व न्याय का नागरिकों के अधिकार और समानता का संघर्ष था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि जो है कौन से जो है जवाहरलाल नेहरू क्या तर्क देते हैं, ज्योतिबा फुले क्या बताते हैं, ठीक है, सोमनाथ क्या बताता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है बच्चे, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि आप यहाँ पे कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो रहा होगा, क्या आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, क्या आप मतलब क्या सर आप यहाँ पे क्या पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको मन में डाउट हो रहा होगा तो मैं आपको यहीं पे क्लियर करा दूँ कि ये जो संविधान निर्माण है, यदि कोई संविधान का निर्माण होगा, सोचिए कि कोई कानून बन रहा है, ठीक है, तो कोई कानून बनेगा, सोचिए कि कानून बन रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति रहेंगे। अब ये बोलेंगे कि ये व्यक्ति बोलेगा कि नहीं हम इस तरह का तर्क देते हैं, इस कानून में ऐसा होना चाहिए, वहीं पर जो है ये व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि नहीं इस तरह का कानून होना चाहिए, तो वहीं पर जो है बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग दलील रखते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत सारे यहाँ पे बात बताएगी, सब कोई अलग अलग बात बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे पर जो है ये अब इसके ऊपर हिंसा करेगा, एक दूसरे पर विरोध यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहस होगी, बहुत ज़्यादा वाद विवाद होगा, तो इस प्रकार का तर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से बच्चे यहाँ पे आप समझिए कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पे वाद विवाद हो रहा था, यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी को क्रोध हो रहा था, ठीक है, क्योंकि जो है जिससे कि ये व्यक्ति ने कुछ बताया इसके बारे में कि इस तरह का कानून बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका मांग को यहाँ पे नहीं देखा गया, ठीक है, इसको यहाँ पे ठुकराया गया, तो कहीं ना कहीं इसके मन में जो है एक विरोध का मतलब भावना को ये जो है
इसको आएगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो है क्रोध हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखने को इस तरह का देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ऐसा बोलता है तो कहीं ना कहीं ये दूसरा व्यक्ति इस तरह का बोलता है, ठीक है। इस कारणवश जो है यहाँ पे सिर्फ बहसें होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई भी कानून को अगर बनाया जाएगा तो उसमें जो है बहस होगी, जाहिर सी बात है कि इसमें बहस होगी, ठीक है। तो इसी चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जब हम लोग का संविधान सभा का गठन हो रहा था, उसके बाद जब हम लोग का संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उसमें जो है जितने भी व्यक्ति होते थे वो जो जो तर्क देते हैं, जो जो बात बोलते हैं, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन से व्यक्ति ने क्या बोला, ठीक है, कौन से व्यक्ति ने क्या तर्क देता है, किसका बात को ठुकराया जाता है, ठीक है, फिर जनता की क्या इसमें राय रहती है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग बताएं, मतलब समझेंगे कि कौन से व्यक्ति, सोचे कि ये एक व्यक्ति है, इसका नाम दे देते हैं ए, ठीक है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति बी है, ठीक है, वहीं तीसरा व्यक्ति सी है, चौथा व्यक्ति डी है, ठीक है। तो ये क्या क्या बताता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसके बारे ये क्या बताता है इसके बारे में समझेंगे, ये क्या बताता है इसके बारे में समझेंगे, ये क्या बताता है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 398 सदस्य थे, ठीक है। तो 398 सदस्य में जितने भी 398 सदस्य थे, तो ये सारे जो है कुछ ना कुछ राय देते हैं, कुछ ना कुछ अपनी दलील रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो जो है ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इसमें जो है बहुत ही लंबा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। जिस कारणवश इसमें सिर्फ कुछ प्रमुख व्यक्ति का जो है इसमें जिक्र किया गया है, क्या क्यों, क्योंकि ये जो है प्रमुख व्यक्ति कुछ अच्छे पॉइंट बोलते हैं, कुछ ऐसा तर्क देते हैं जो कि दूसरों को क्रोधित हो। तो इसके बारे में जो है हम लोग कुछ व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो बच्चे मैं आपको यहीं पर क्लियर करा दूं कि यहाँ पे जो है सिर्फ बहस चलेगी, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे समझना नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक बार पढ़ दूंगा तो आप समझ पाइएगा, नहीं तो ये जो पीडीएफ मैंने आपको बनाया था, ये जो पीडीएफ मैं आपको जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जिसका नाम है आशीष शॉर्ट्स। वहाँ पे जो है जितने भी चैप्टर के पीडीएफ है सारे अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। और इस चैप्टर को बनाने के पश्चात मैं इस चैप्टर को भी जो है इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और चलिए आगे समझते हैं। यहाँ तक मैंने आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो चैप्टर है इसमें जो है सिर्फ बहस चलेगी, ठीक है। जो व्यक्ति जो भी राय देते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है बस इतना ही समझना है आपको, बस, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया तो अब चलिए आगे समझते हैं। जो पृथक निर्वाचिका है ये क्या है, इसके बारे में चलिए समझते हैं, ठीक है। पृथक निर्वाचिका, ठीक है। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के वी पोखर बहादुर ने, ये नाम आपको याद हो रहा है, कहाँ के हैं ना, मद्रास के हैं। कब ये क्या बोलते हैं ना, ये जो है 27 अगस्त 1947 को क्या बोलते हैं ना, पृथक निर्वाचन के पक्ष में एक भाषण दिया गया। किसके द्वारा, वी पोखर बहादुर के द्वारा। नाम याद होना चाहिए, डेट सहित, ठीक है। कहाँ के हैं, मद्रास के, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बहुत से राष्ट्रवादी जो है वो भड़क उठे। राष्ट्रवादी कहने का मतलब क्या है, जो राष्ट्र के प्रति बहुत ही ज़्यादा भावना को एकत्रित करते हैं, ठीक है, उसको राष्ट्रवादी बोला जाता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा भड़क उठते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते, ठीक है। अल्पसंख्यक जो है बहुत जगह होते हैं और इस जो है चाहकर भी नहीं हटा सकते। इसका तात्पर्य जो है ये बी पोखर जो है इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताते हैं, ठीक है। हमें ज़रूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी और लोगों के साथ उद्भव के साथ जो है जी सके, अर्थात जो अच्छा है वो अल्पसंख्यक हो या फिर कोई भी हो, वो साथ में जो है एक साथ जो है ये रह सके। इसके बारे में आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। और समुदायों के बीच में मतभेद कम से कम हो, इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यक लोगों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, ठीक है। उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचन के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है बात यहाँ पे बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो सारी चीज़ बताई गई है वो जो है बी पोखर बहादुर के द्वारा बताई जा रही है, ठीक है। कब बताई जा रही है ना, 27 अगस्त 1947 को, ठीक है। ये जो है बी पोखर बहादुर वो कहाँ बता रहे हैं, कहाँ से हैं ना, ये जो है मद्रास के हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जिसके कारण बस जो है ये आप समझ पाइएगा, ठीक है। तो ये जो है बी पोखर बहादुर ये किसके जरिए, मतलब किसके लिए जो है बता रहे हैं, ठीक है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो है पृथक निर्वाचिका इसके जरिए जो है इसमें जो है ये तर्क ये देते हैं, ठीक है। बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की
जरूरत को गैर मुसलमान अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ये किसके तर्क आप समझ पा रहे हैं कि जो बहादुर को क्या लगता था कि मुस्लिमों की जरूरतों को जो है गैर मुस्लिम कहने का मतलब है जो मुस्लिम नहीं है, ठीक है, तो गैर मुस्लिम जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया बहादुर के द्वारा कि जो है मुसलमान उसका जो भी ज़रूरत है वो जो है गैर मुसलमान ये यहाँ पे नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बताया गया है कि ना ही अन्य समुदाय के लोग मुसलमान का कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। इसके बयान के बाद भड़के हुए राष्ट्रवादियों द्वारा गर्मा गर्म बहस चली। ठीक है, राष्ट्रवादियों का भावना था कि पृथक निर्वाचिका की आवश्यकता लोगों को बांटने के लिए अंग्रेज की चाल थी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो है राष्ट्रवादियों का क्या कहना था कि जो है पृथक निर्वाचिका ये जो व्यवस्था है ये लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल है। ठीक है, ये पृथक निर्वाचिका कहने का मतलब है, सोचिए कि ये एक क्षेत्र है। ठीक है, इसमें जो जैसे कि इसमें जो है एक राजा को एक कैंडिडेट को यहाँ पे चुनाव किया जा रहा है जो है मुसलमान। ठीक है, तो इसमें जितने भी यहाँ पे व्यक्ति होंगे जो भी इस समाज में रहे होंगे वो जो व्यक्ति मुसलमान है वही सिर्फ इसका वोट करेगा, इसका चुनाव करेगा। ठीक है, तो ये जो है एक पृथक निर्वाचिका बनाया गया। ठीक है, वहीं पर जो है अगर दूसरा क्षेत्र में हिंदू को समर्थन मिल रहा है तो ये जो सारे जो है हिंदू जो है चुनाव करेंगे इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये पृथक निर्वाचिका ये जो है लोगों को बांटने के लिए, लोगों के बीच एक दरार पैदा करने के लिए जो है ये अंग्रेजों की एक चाल थी। ठीक है, तो ये कौन बताते हैं ना, राष्ट्रवादी बताते हैं। ठीक है, जो भी राष्ट्रवादी होते हैं, ठीक है, राष्ट्र के प्रति बहुत ही ज़्यादा भावना को एकत्रित करते हैं, अर्थात जितने भी व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्र को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं उसको जो है राष्ट्रवादी कहा जाता है। ठीक है, तो उसका जो है वो ये बताते हैं कि जो पृथक निर्वाचिका है ये ना लोगों को जो है उसको बांटने के लिए यहाँ पे जो है अंग्रेज की एक चाल है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रवादी का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। आर.वी. धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए, ठीक है, संबोधित, ये जो बहादुर है इसका मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये बहादुर क्या क्या बताते हैं। ठीक है, तो ये जो है आर.वी. धुलेकर ये जो है बहादुर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। ठीक है, ये जो संरक्षण है ये जो है अंग्रेज के ने संरक्षण के नाम पर, अर्थात ये जो है अंग्रेज बोलते हैं कि जो है संरक्षण के लिए, मैंने आपको बता रहा हूँ संरक्षण के लिए जो है ये पृथक निर्वाचिका मैंने आपको बता रहा हूँ, जिसके कारण जो है अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग अपना शासन यहाँ पे प्रांत में चला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अंग्रेज बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है ये आर.वी. धुलेकर बताते हैं कि जो है अंग्रेजों जो भी संरक्षण जो है उसके नाम पर जो भी ये खेल खेला, अर्थात ये जो है यहाँ पे पृथक निर्वाचिका यहाँ पे बताई गई है, तो इसके जरिए कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि जो है हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी खड़ी करने वाली थी। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है लोगों को दो भागों में बांटने वाली थी। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे कही गई है, किसके द्वारा, आर.वी. धुलेकर। ठीक है, इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें फुसला लिया, अब इस आदत को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें भड़काने वाला नहीं है, सरदार वल्लभ। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे कही गई है। तो ये जो आर.वी. धुलेकर बताते हैं कि ये जो है इस आदत को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जो है कोई तुम्हें भड़काने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे कही गई है। अब चलिए आगे समझते हैं कि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ये क्या कहते हैं। ठीक है, पृथक निर्वाचिका एक ऐसी विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। ठीक है, ये जो है पृथक निर्वाचिका ये एक ऐसी विषय थी जो कि ये पूरी राजनीति में फैल गई है, अर्थात कोई एक समाज है जिसमें जो है जो भी धर्म के जो भी जाति के लोग हैं वो अगर चाहे वो कहीं ना कहीं एक सत्ता प्राप्त कर ले, तो ये चाहते थे कि ये ठीक हो रहा है मेरे साथ, हम सत्ता प्राप्त कर लिए हैं, हम जो है बहुत ही बड़ा नेता बन गए हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये पूरी राजनीति में, पूरे देश में की राजनीति में जो है ये समा चुकी थी और कहीं ना कहीं जो है लोगों के बीच जो है एक दीवार खड़ी कर रही थी। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं अंग्रेज के द्वारा बहुत ही बड़ी चाल थी। ठीक है, उनके अनुसार यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय के दूसरे समुदाय को से भेड़ दिया, अर्थात ये एक समुदाय है। ठीक है, ये एक समुदाय है, ये दूसरे जाति के हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच दीवार खड़ी कर दी और इसके बीच जो है संघर्ष देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, राष्ट्र के टुकड़े हुए, ठीक है, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि देश का विभाजन किस प्रकार से हुआ। तो ये जो पृथक निर्वाचिका ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हम लोग का देश को विभाजित होने में। ठीक है, पटेल जी ने कहा कि
क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे जो है फौरन छोड़ दो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पटेल जी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया, ठीक है। अब आगे समझिए कि जो है गोविंद वल्लभ पंत, इसके द्वारा क्या प्रस्ताव किया गया, यहाँ पे क्या बातें यहाँ पे बताई गई, क्या जो ये तर्क देते हैं, सारी चीजें यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यक के लिए भी खतरनाक थी, ठीक है। वह बहादुर के इस विचार से सहमत थे। बहादुर के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। बहादुर के बारे में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। जितने भी मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये जो है फलना व्यक्ति ने क्या कहा, इसके द्वारा क्या कहा गया, इसके द्वारा क्या किया गया, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप समझ पाइएगा कि इसके द्वारा ये कही गई, इसके द्वारा ये कही गई, ठीक है। तो ये जो है बहादुर के विचार से जो ये सहमत होते थे, कौन? न गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। इसके ये किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाती है, ठीक है। और लेकिन प्रथम निर्वाचिका के मुद्दे पर जीवी पंत बिल्कुल सहमत नहीं थे, ठीक है। ये जो जीवी पंत थे वो जो है प्रथम निर्वाचिका बारे में थोड़ा सा भी सहमत नहीं थे। और मैंने आपको थोड़ा देर पहले भी बताया कि जो प्रथम निर्वाचिका है इसमें जो है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे, मतलब 90% आप समझ लीजिए 90% ऐसे व्यक्ति थे जो कि प्रथम निर्वाचिका के विरुद्ध में थे, ठीक है। क्योंकि ये प्रथम निर्वाचिका जो है कहीं ना कहीं दूसरे एक जो दो समुदाय है उसके बीच जो है एक दीवार खड़ी कर रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रथम निर्वाचिका जो है बहुत ही गलत साबित हुई हमारे देश के लिए, ठीक है। उनका कहना था कि यह एक आत्मघाती मांग है, ठीक है। और जो अल्पसंख्यक को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, ठीक है। अलग अलग कर देगी मतलब दोनों के बीच जो है एक दीवार खड़ी कर देगी, ठीक है। उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की मांग यहाँ पे बताई गई है, इस तरह की बातें यहाँ पे कही गई है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान और नेता और सामाजिक विचार वाले एनजी रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए, ठीक है। एनजी रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे एनजी रंगा के द्वारा यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अब आगे है कि उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में हर व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरह की बातें बोली, ठीक है। अब लेकिन उन्होंने इसकी समस्याओं को, इसकी सीमाओं को भी चिन्हित किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब तक अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं होगा कि अब उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार जो है अधिकार आ गया है, ठीक है। इस प्रकार की बात यहाँ पे कही गई है कि जब तक यहाँ पे इस चीज को नहीं हटाया जाएगा, उसको जो सीमाओं को चिन्हित नहीं किया जाएगा कि किसकी कितनी ज्यादा लिमिट है, कि जो है कोई हद पार ना कर दे, ये जब तक यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, इसकी इंतजाम नहीं की जाएगी, तब तक जो है ये गरीब लोग जो है उसका जो है कोई मतलब ही नहीं रहेगा यहाँ पे। वो जो है जीने का क्या मतलब है, ठीक है। उसको पूर्ण रोजगार मिल गया है, ये सारी चीज जो है इसको नहीं पता चलेगी, ठीक है। या अब वे सभा कर सकते हैं, उसके बाद सम्मेलन भी कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, उनके पास जो है नागरिक स्वतंत्रता थी, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे अगर ये जो है संविधान में ये चीज़ें बता दी गई है, ये चीज़ें अब लागू हो गई है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार की बातें यहाँ पे कही गई है कि ये जो है सभा भी बना सकते हैं, सम्मेलन भी कर सकते हैं, संगठन भी बना सकते हैं, और उनके पास जो है, क्योंकि ये क्यों बना सकते हैं, क्योंकि इसके पास जो है कहीं ना कहीं नागरिक स्वतंत्रता है, ठीक है। ये जो है यहाँ की जो जितने भी निवासी है वो जो है स्वतंत्र है, ठीक है। यह जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए और जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके, ठीक है। अब रंगा ने क्या कही, इसे थोड़ा समझिए। उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए, ठीक है। इस तरह की बात जो है, इस तरह का स्टेटमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि जो है उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। ये किसके द्वारा कही गई, तो आप क्या बताइएगा, रंगा के द्वारा, ठीक है। और इसका पूरा नाम जो है मैंने आपको थोड़ा देर पहले बता दिया है, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं कि जो एनजी रंगा है, ये जो एनजी रंगा जो ये तर्क देता है, उसके बाद जो ये क्या क्या बताता है, इसको भी थोड़ा समझते हैं, ठीक है। आम जनता और संविधान सभा में उसके प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले के बीच मौजूदा विशाल खाई की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया, ठीक है। हम किस बात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने देश की आम जनता का, और उसके बावजूद हम में से ज्यादातर लोग उस जनता का हिस्सा नहीं है, हम उनके हैं, ठीक है। तो इस तरह की बात जो है यहाँ पे रंगा द्वारा कही गई है, ठीक है। उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा
तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे बताते हैं कि उनके लिए जो है जितने भी हम काम करना चाहते हैं, लेकिन जो है जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारणवश जो ये काम कहीं ना कहीं रुक जा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ समय लग सकता है, तब तक हम यहाँ उनके जो है ट्रस्टी हैं, अर्थात इसके जो है विश्वासी हैं। ठीक है, इस तरह की बात कही गई है, इसके हिमायती हैं। ठीक है, और उनके पक्ष में आवाज़ उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, भरपूर यहाँ पे होगा, भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, रंगा ने आदिवासियों को भी ऐसे भी समूह में गिनाया था। ठीक है, और इनके जो है जयपाल सिंह जैसे जबरदस्त वक्ता भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जब जयपाल सिंह जो है ये जो जितने कितने जबरदस्त वक्ता थे। ठीक है, तो इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत था। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि जयपाल सिंह ने उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की बारीकियों को समझता होऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरे सहज विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। और अगर भारतीय जनता में ऐसा समूह है जिनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया, तो वह मेरा समूह है। ठीक है, क्योंकि ये जो है मैंने आपको किसके बारे में बता रहा हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हैं जयपाल सिंह, इसके द्वारा कही गई है कि अगर भारतीय जनता में ऐसा समूह है, कैसा समूह है ना, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि हमें से हर एक व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है। ठीक है, मुक्ति पर मार्ग पर जो है चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। ठीक है, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिनके साथ यह सही व्यवहार नहीं किया जाता है, तो वो जो है मेरा समूह है। ठीक है, किसका समूह है ना, जयपाल सिंह का। ठीक है, तो ये इस तरह की बात करते हैं कि जो हमारा समूह है उसमें जो है थोड़ा सा भी व्यवहार नहीं किया गया, थोड़ा सा भी सही व्यवहार यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और मेरे लोगों को पिछले 6000 साल में से अपमानित किया जा रहा है। ठीक है, 6000 साल इसका समूह का हो गया है, जो है हर साल जो है इसका अपमानित हुआ है, इसका जो है थोड़ा सा भी अच्छे ढंग से जो है इससे जो है व्यवहार नहीं किया गया है। ठीक है, इनकी उपेक्षा की जा रही है। मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत के मूल निवासियों के हाथ जो है लगातार शोषण और छीनी झपटी का इतिहास रहा है। ठीक है, थोड़ा सा भी अच्छा इसका इतिहास नहीं रहा है। ठीक है, इसके जितने भी इतिहास रहे हैं वो सारे जो है गंदे रहे हैं। ठीक है, जिसके बीच में जब तक विद्रोह और अव्यवस्था भी फैली है, इसके बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, ये जो है जितनी बहुत ही सारे बातें कही, ठीक है, आपको समझ में आया। उसके बावजूद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भी तर्क देते हैं, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था इसके द्वारा क्या क्या बात बताई गई। ठीक है, इसके द्वारा उद्देश्य पारित किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो ये जो है जयपाल सिंह ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूँ, इसकी इस तरह की बात बोलते हैं। ठीक है, और मैं आप सबके इस संकल्प पर विश्वास करता हूँ कि अब हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सबके पास अवसर की समानता होगी। ठीक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको एक ही समान की दृष्टि मिलेगी, एक ही समान की जो है व्यवहार मिलेगा, सारी चीज़ें जो है एक ही समान मिलेगी। ठीक है, सभी को जो है समानता का जो है अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, जहाँ किसी की उपेक्षा नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बताते हैं कि जब जयपाल सिंह को इतनी ज़्यादा यहाँ पे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, इसको जो है थोड़ा सा भी सही व्यवहार नहीं किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह की बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो ये जो है जयपाल सिंह, इसके द्वारा जब इसके इस तरह का बर्ताव किया गया। ठीक है, 6000 तक जो है इसको थोड़ा सा भी अच्छे ढंग से नहीं बताया गया, अच्छे ढंग से जो है इसके साथ व्यवहार नहीं किया जाता है, तब जो है जयपाल सिंह थोड़ा सा क्रोधित होकर ये सारी चीज़ बताते हैं। उसके बाद ये चीज़ बताते हैं कि इसके जो मेरे साथ हुआ है, इसके बावजूद ये सारे छोड़ दीजिए। अब जो जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि एक नया अध्याय हम लोग रचने जा रहे हैं। ठीक है, एक नए चीज़ का निर्माण किया जाने लगा है, जो हम लोग का स्वतंत्र भारत है, जो हम लोग का भारत आज़ाद हो गया है। अब हम लोग को एक अलग देश की स्टार्ट करेंगे, एक अलग देश का जो भी अधिकार रहेगा वो सारी चीज़ हम लोग नियंत्रित करेंगे, हम लोग सारी चीज़ जो है हम लोग खुद बनाएंगे, जिस कारणवश जो है जो भी समुदाय रहेगा, चाहे वो जितना भी गरीब हो, चाहे वो जितना भी अमीर हो, उसको जो है एक समान अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जयपाल सिंह के बारे में समझ सकते हैं। ये जो है अब क्रोधित होकर इस तरह की बातें कही गई है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं जयपाल सिंह ने और क्या क्या बातें बोलते हैं। ठीक है, आदिवासियों की सुरक्षा के लिए तथा उन्हें आम आदमी
आम आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियों रचने की आवश्यकता पर सुंदर वक्तव्य दिया। ठीक है, आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया। वहां वह रहते थे, ठीक है, जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से जो है इसको बेदखल करते थे। उन्हें उनके जंगल और गांव से वंचित कर दिया। उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ कौन बता रहे हैं? न जयपाल सिंह बता रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से इसके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव होता है। ठीक है, उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें हिकारत की नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जयपाल ने आदिवासी और शेष समाज के बीच मौजूद भावनात्मक और भौतिक फासले को ख़त्म करने के लिए बड़ा जज्बाती बयान दिया। ठीक है, और सारी चीज़ें जो ये यहाँ पे बताते हैं। और हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए। ठीक है, हमें आपके साथ मिलजुल चाहते हैं। ठीक है, जयपाल सिंह पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे। ठीक है, क्योंकि ये जो पृथक निर्वाचिका जो इसका जो समुदाय हो वो कहीं ना कहीं जो है ये इसके जो है इसका समुदाय जो बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव होता था। ठीक है, और प्रथम निर्वाचिका यदि यहाँ पर भी लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो समुदाय है कहीं ना कहीं ये जो है और भी डूब जाता है और भी जो है इसको जो है एक समान दृष्टि एक समान अधिकार जो है इसको प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसके कारणवश जो है ये जयपाल सिंह जो है इसका विरोध करते हैं। किसका? न प्रथम निर्वाचिका का। ठीक है, लेकिन उनको यह भी लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों में आरक्षण की जरूरत होती थी। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इस तरह औरों को आदिवासी की आवाज़ सुनने और उनके पास आने के लिए जो है मजबूर किया जा सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे जयपाल सिंह के द्वारा बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे जो है अपनी मांग रखते हैं कि जितने भी चाहे वो कितना भी गरीब हो चाहे वो कितना भी अमीर हो दोनों को जो है एक समान अधिकार प्राप्त हो, एक समान किसी को भी घृणा की दृष्टि से ना देखा जाए। सारे चीज़ों को सारे को जो है यदि वो भारत का निवासी है तो उसको जो है एक समान अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जयपाल सिंह के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं कि हमें जो है हजारों सालों तक दबाया गया। ये जो है ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही जाती है, इसका हेडिंग यहाँ पे ऐसा क्यों रखा गया है इसको समझते हैं। ठीक है, संविधान में दलित जातियों के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित जातियों के पृथक निर्वाचिका की मांग की। ठीक है, ये बताते हैं कि जो दलित हम लोग के साथ हैं ये जो दलित हैं ठीक है इसके जो है ये पृथक निर्वाचिका का मांग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर हैं ये पृथक निर्वाचिका को जो है समर्थन देते हैं। ठीक है, अब ये जो है महात्मा गांधी क्या बताते हैं इस पे इसको थोड़ा समझिए। ठीक है, जिसका महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया, ये जो है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम निर्वाचिका का मांग करते हैं उसी समय जो है ये महात्मा गांधी इसका विरोध करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऐसा करने से यह समुदाय जो है स्थायी रूप से जो है शेष समाज में से कट जाएगा। अर्थात यदि आप पृथक निर्वाचिका की मांग कर रहे हैं, आपका समाज पृथक निर्वाचिका की मांग कर रहा है, तो यदि आपको पृथक निर्वाचिका प्रदान हो जाता है तो आपका जो समाज है ये जो पूरे प्रांत से पूरा राज्य से जो है आपका जो है ये समाज कट जाएगा। इस जो है इस राज्य में आपको दर्जा और प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है आपका जो है समाज एक दिन जो है शेष हो जाएगा अर्थात खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की बातें जो है ये महात्मा गांधी इसका विरोध करते हुए कहते हैं। ठीक है, संविधान सभा इस बात को कैसे हल कर सकती है। ठीक है, इस प्रकार की यहाँ पे सवाल उठती है। और दलित जातियों को किस तरह की सुरक्षा दी जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार की जो है बातें यहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा कही गई है। किसके विरोध में? न ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विरोध में। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है यहाँ पे बातें समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, दलित जातियों के कुछ सदस्यों को कहना था कि अस्पृश्यों अर्थात अछूत की समस्याओं को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता। उनके अपंगता के पीछे जाति में बटा समाज तथा इस समाज के सामाजिक कायदे कानून और नैतिक मूल्यों जो है मान्यताओं का हाथ है। ठीक है, और समाज में उनकी सेवा और श्रम का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, परंतु सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई। अब चलिए आगे समझते हैं। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते थे। ठीक है, कतराते हैं और उनके साथ जो है खाना नहीं खाते थे, मंदिर में जो है नहीं जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पे बातें मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ज़्यादा क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है एक किसी के द्वारा बातें कही गई है। ठीक है, जो आपको एक बार पढ़ने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, और इसका जो PDF मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दो, आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आप यदि एक बार पढ़िएगा इसका स्टेटमेंट को कि कौन क्या बोलता है कौन क्या नहीं बोलता है, तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा
दोबारा देखिए, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। मद्रास के सदस्य कौन थे? न जे नागपा। ये क्या बोलते हैं इसमें, तो थोड़ा सा इसे भी समझिए। हम सदा कष्ट उठाते रहे, ठीक है, कौन बोलते हैं? न जे नागपा। ठीक है, ये बोलते हैं कि हम हमेशा जो है कष्ट उठाते रहे हैं, पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है, हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनमानी है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे जे नागपा के द्वारा यहाँ पे बातें कही गई है कि हमको अब ये पता चल गया है कि किस प्रकार से जो है हम अपना बात को मना सकते हैं। ठीक है, अब जो है नागपा वो और भी चीज़ें क्या बोलते हैं न, कि इसकी संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है। हरिजन कहने का मतलब है एससी, उसका जो है संख्या अल्पसंख्यक नहीं है। आबादी में उनका हिस्सा जो है 20 से 25% तक है। ठीक है, उनकी पीड़ा का कारण यह है कि उनका जो है बाकायदा समाज और वह राजनीतिक के हाशिए पर रखा गया है। ठीक है, और उसका कारण उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता नहीं है। ठीक है, उनके पास ना तो शिक्षा तक पहुंची थी और ना ही शासन में हिस्सेदारी थी। ठीक है, स्वर्ण बहुमत वाले समाज सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के श्री के.जी. खंडल ने कहा था, क्या कहा था, इसको भी आप नाम याद रख लीजिए और आगे समझिए कि ये जो क्या कहते हैं, श्री के.जी. खंडेल। ठीक है, ये बोलते हैं कि हमें हजारों साल तक दबाया गया है। ठीक है, इसके जरिए दोस्तों कि जो आपका टॉपिक था कि हजारों साल तक हमें दबाया गया है, ये जो है श्री के.जी. खंडेल कहते हैं, इस परिस्थिति में कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इसका हेडिंग यहाँ पे क्यों रखा गया था कि हमें हजारों साल तक दबा गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और किसके द्वारा कही गई है ना, श्री के.जी. खंडेल के द्वारा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ के है ना, मध्य प्रांत के। ठीक है, आपको सारी चीजें, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस हद तक दबाया गया है कि हमारे दिमाग, हमारी देह कहने का मतलब है शरीर, काम नहीं करती। ठीक है, और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जो हमें बहुत ही हजारों सालों तक दबाया गया है, इसके कारण जो है हमारा दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है और हमारा जो शरीर है वो भी कहीं ना कहीं जो है काम नहीं कर रही है और हमारा हृदय भी जो है भाव शून्य हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इनका शरीर में जो है थोड़ा सा भी जान नहीं है। इन लोग के पास दिमाग जो है वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा हजारों सालों तक दबाया गया, जिसके कारण वो जो है ये अपना दिमाग से कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा कही गई है ना, फिर से मैं आपको बता दूं, श्री के जी खंडेल के द्वारा ये चीज़ें कही गई है। ठीक है, ना ही हम आगे बढ़ने के लिए लायक है और ये हमारी स्थिति है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये श्री के खंडेर कहते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर नाम दिखा दूं तो आप समझ पाइएगा, श्री के.जी. खंडेर। ठीक है, तो इसके द्वारा जो ये बातें कही गई है, हजारों सालों तक दबाया गया है। ठीक है, बंटवारे की हिंसा के बाद अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ दी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो अंबेडकर हैं ये पृथक निर्वाचिका की मांग चाहते थे, लेकिन ये जो है महात्मा गांधी इसको सुझाव देते हैं, जिसके कारण जो है अंबेडकर जो है ये जो है पृथक निर्वाचिका को जो है ये इसकी मांग नहीं करते हैं, इसके मांग को अब रहने देते हैं। ठीक है, संविधान सभा ने अंततः यह सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोला जाए। ठीक है, हिंदू में जितने भी जाति हुआ करती थी सारे के लिए जो है ये मंदिर को खोल दिया जाए, सारे जो है यहाँ पे जो है पूजा कर सके। ठीक है, निचली जातियों को विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ पे कही गई है और आगे बताई गई है कि बहुत सारे लोगों का मानना था कि इससे भी समस्या जो है हल नहीं हो पाएगी। ठीक है, सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके खत्म नहीं किया जा सकता, समाज की सोच बदलनी होगी। ठीक है, परंतु लोकतांत्रिक जनता ने इस प्रथाओं को जो है सावधान किया। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे समझी आ रही होगी आपको। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं कि राज्य की शक्तियाँ, ठीक है, किस प्रकार की शक्तियाँ थी, कैसी थी, क्या चीजें थी, सारी चीजें यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसको ज़्यादा अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या मांग हो रही है, यहाँ पे क्या बहस चल रही है, क्या यहाँ पे जो है बातें चल रही है कि यहाँ पे ये बातें चल रही है कि केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति प्रदान किया जाए या फिर राज्य सरकार को। ठीक है,
तो दोनों में किसी जो है अधिक शक्ति मिलनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जो है शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या बात बोली गई इसके द्वारा, ये बोली गई कि ये जो जवाहरलाल नेहरू है ये बताते हैं कि जो है केंद्र सरकार जो है इसको ज़्यादा शक्ति जो है प्रदान की जाए, ठीक है, जिस कारण वो जो है इस देश को जो है बहुत ही अच्छे ढंग से इसका संचालन हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताई गई है, ठीक है। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे और पत्र में कहा था कि अब जब विभाजन एक हकीकत बन चुका है, जब हम लोग का देश का जो विभाजन होके ही रहेगा, भारत और पाकिस्तान बन के रहेगा, तो एक दुर्लभ केंद्र शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी। अर्थात ये जो है इसके अलावा जो एक संस्था है उसको बनाने में जो है ये एक हानिकारक सिद्ध होगी हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापना करने में आम सरोकार के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में जो है सक्षम होगा, ठीक है। इस कारणवश जो है केंद्र को जो है ज़्यादा शक्ति प्रदान की जाए, ठीक है। अब आगे समझिए कि जो संविधान के मसविदे में 3 सूचियां थी, ठीक है। आप पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं और अभी भी थोड़ा सा समझ लिए, मैं आपको शॉर्टली में समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला था केंद्र सूची, जिसे हम लोग संघ सूची कहते हैं, ठीक है। ये जो है राज्य सूची, वहीं पर जो है समवर्ती सूची, ठीक है। दोस्तों आपको कमेंट करना है कि जो केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची का इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको शॉर्टली में बताऊं कि जो केंद्र सूची है उसका कार्य क्या होता है कि जितने भी सरकार मतलब देश में जो भी जितने भी मामले चल रहे, जितने भी चीज़ें चल रही है उसका जो है नियंत्रण कौन करेगा, न केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसका ये कार्य होता है। वहीं पर दूसरा जो है राज्य सूची, उसका क्या कार्य होता है, न केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले मामलों पर ये विचार करेगा। वहीं पर जो है समवर्ती, इसका क्या कार्य होता है, न केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी, अर्थात ये जो है दोनों को एक अकॉर्डिंग जो है इसको देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और यदि इसमें जो है विवाद हो जाए कि केंद्र को नहीं राज्य को नहीं, इसको दोनों के बीच विवाद हो जाए, ठीक है, ये जो समवर्ती सूची में इन लोग दोनों का अगर विवाद हो जाता है तो इस दोनों विवाद में जो है केंद्र जो सरकार होती है उसका जो है यहाँ पे बातें मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार थोड़ी सी नीचे थोड़ी सी लो कैटेगरी की होती है, जिसके कारणवश जो है यहाँ पे केंद्र सरकार को ज़्यादा बहुमत प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे बातें कही गई, इस प्रकार से ये तीनों सूची के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तीनों सूची के नाम भी याद होना चाहिए और आपको कमेंट करना है कि ये तीनों सूची के कार्य क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको इतना समझा दिया है कि केंद्र में अर्थात जो भी मतलब देश में जितने भी मामले होंगे उसको जो है ये नियंत्रण करेगा, वहीं पर राज्य में जितने भी मामले होंगे वो राज्य सूची में बताया जाएगा, वहीं पर जो है समवर्ती सूची में जो केंद्र और राज्य जो है उसके द्वारा जो है साझा जिम्मेदारी को इसमें सुझाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की यहाँ पे बातें कही गई, लेकिन आपको कमेंट ये करना है कि इसका जो है कार्य क्या क्या होता है, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। खनिज पदार्थ और तथा प्रमुख उद्योगों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण दिया गया। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अनुच्छेद 356 है, ये आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 356, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। गवर्नर की सिफारिश थी, क्या सिफारिश थी कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार जो है अपने हाथ में लेने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि केंद्र सरकार का जितना भी कार्य होगा उसका नियंत्रण अर्थात इसका जो है अधिकार ये राज्य सरकार द्वारा भी किया जाएगा, ठीक है। इस राज्य सरकार भी जो है इसको जो है परखेगा, समझेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें जो है अनुच्छेद 356 में की गई है, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। केंद्र बिखर गया, फिर केंद्र बिखर जाएगा, इसका स्टेटमेंट ये जो है कौन बोलता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। मद्रास के सदस्य के संतनम, ठीक है, के संतनम, ये आपको याद होना चाहिए नाम, ठीक है। के संतनम राज्य के अधिकारी की हिमायती की। उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों का बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है, ठीक है। कौन बोलते हैं ये चीज, न के संतनत, आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है, के संतनत, ठीक है। और आगे बोलते हैं कि यह दलील एक जिद सी बन गई थी, ठीक है। ये जो है ये बताया गया कि यहाँ पे जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए जो है शक्ति का पुनर्निर्मित करना पड़ेगा, पुनर्निर्मित जो है पुनर्वितरण करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें क्या बात बोली गई है कि जो है केंद्र सरकार जो है उसको ज़्यादा शक्ति प्रदान हो, ठीक है। वहीं पर जो है ये तमाम शक्ति जो है केंद्र को सौंप देना चाहिए, ठीक है, वो मजबूत हो जाएगा। जिस कारणवश जो है ये सल्तनत ने कहा कि यह गलतफहमी है। क्या गलतफहमी है कि अगर केंद्र के पास जरूरत से
ज़्यादा जिम्मेदारी होगी तो वह प्रभावी ढंग से जो है काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि इसको पता होगा कि केंद्र के पास हमको सारी चीज़ें, शक्ति हमको प्राप्त है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जिस कारणवश जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ये काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिस कारणवश जो है हमारा देश का विकास ना होके अलग जो है नीचे ही गिरता जाएगा, ठीक है। उसके कुछ दायित्व में कमी करने से और उन्हें राज्य को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि उन्हें राज्य को सौंप देने से जो है केंद्र ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सल्तनत का मानना था कि शक्तियों का मजबूत वितरण उनकी कमजोरी बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार की बातें जो यहाँ पे सल्तनत द्वारा बताई गई है। और आगे बताई गई है कि राज्य को प्रधान प्रांतों को खोखला कर देगा, ठीक है। ये जो है अगर अर्थात राष्ट्र मतलब देश को मतलब केंद्र सरकार को सारी शक्ति प्रदान हो जाए कि ये जो प्रांत थे, जो राज्य थे, वो कहीं ना कहीं जो है विनाश हो जाएगा, कहीं ना कहीं खोखला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भू राजस्व के अलावा अधिकतर टैक्स जो है केंद्र सरकार के अधिकार में दिए गए थे, ठीक है। जितने भी टैक्स होते हैं, जितने भी कर होते हैं, वो सारे चीज़ जो है केंद्र सरकार को प्राप्त होते हैं, जिस कारणवश जो है ये राज्य जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक ऐसी परिस्थिति में आ जाएगा जिस कारणवश जो है इस राज्य का विनाश होने लगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्य में विकास परियोजना कैसे चल पाएगी, ठीक है। इस प्रकार की यहाँ पे बातें कही गई है। अब चलिए आगे समझते हैं। मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता हूं जिसमें इकाई को आकार केंद्र से यह कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार और तथा उद्योग की स्थापना के लिए खैरात दे, ठीक है। और आगे बताई गई है कि बेहतर होगा कि हम संघ व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। संघ व्यवस्था करने का मतलब है जो भी दो संघ व्यवस्था के बारे में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आप पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, जिस कारण बस क्यों समझाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरी वीडियो जो है वो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसके कारण बस जो है ये जो है आपको डिटेल से समझना है तो आप क्लास 11th की बुक उठाएं, ठीक है। उसमें बहुत ही विस्तार ढंग से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और एकल व्यवस्था जो है स्थापित करें, अर्थात संघ व्यवस्था में 2 सदन होता है, आपको मैं ये समझा दूं कि इसमें 2 होता है, ठीक है। वहीं पर जो है इसको खत्म करके जो है एक ही व्यवस्था को लागू किया जाए, इस तरह की बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। शॉर्टली मैं आपको समझा दिया, संघीय व्यवस्था मतलब 2 सदन, ठीक है, 2 व्यवस्था। सल्तनत ने यह भी कहा कि अगर अधिक जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का वितरण लागू कर दिया जाए तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। अर्थात इसमें आपको क्या समझ में आया कि सल्तनत कहते हैं कि यदि अधिक जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का वितरण किया जाए, शक्तियों को अलग अलग मंत्रियों द्वारा विभाजित किया जाए तो हमारा जो है भविष्य वो अंधकार में पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध हो जाएंगे और उन्होंने इस बात के लिए जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्र सूची में कम से कम विषय को रखाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की यहाँ पे बातें कही गई है, किसके द्वारा, न सल्तनत के द्वारा, ठीक है। आपको नाम याद होना चाहिए किसके द्वारा क्या बातें कही गई है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। उड़ीसा के एक सदस्य ने यहाँ तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों का बेहिसाब विकेंद्र के कारण जो है केंद्र बिखर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो है स्टेटमेंट किसके द्वारा कही जाती है और इसके द्वारा जो है यहाँ का जो हेडिंग आप समझ पाए, जो हेडिंग आपने देखा कि जो है केंद्र बिखर जाएगा, ये जो हेडिंग था यहीं से जो है ये बातें कही गई है, जिस कारणवश जो है इसका हेडिंग केंद्र बिखर जाएगा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है, ठीक है। ये बात भी किसने कही गई है, इसकी किसके द्वारा कही जाती है, ठीक है। इसको भी थोड़ा समझते हैं। राज्यों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा जो है तीखी प्रतिक्रिया आने लगी थी। केंद्र केंद्र के जरूरतों को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। अंबेडकर जी ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते थे, ठीक है। 1935 में गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था, ठीक है, आपको पता होगा किसके द्वारा क्या पैक्ट बनाई गई थी, ठीक है, इसमें क्या एक्ट बनाई गई थी, ठीक है। उसमें उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र के पास होगा, ठीक है। इसमें ये बात कही गई है कि ये जो है केंद्र के पास यदि ज़्यादा शक्ति होगा तो क्या होगा कि सड़कों पर हो रही हिंसा के कारण जो है देश जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, देश जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों के बार बार यह कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। अब सांप्रदायिक क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में पहला टॉपिक ही मेरा ये था, सांप्रदायिकता क्या है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है।
प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग को जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा, क्या कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, ये बताते हैं गोपाल स्वामी अय्यर क्या बताते हैं कि केंद्र ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, मजबूत हो जाना चाहिए। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए। ठीक है, किसके द्वारा, ये इसमें कौन बताते हैं ना, अय्यर जो है वो बताते हैं कि जो है केंद्र जो है वो उसको जो है ज़्यादा शक्ति प्रदान हो जाए, और इसमें जो है बालकृष्ण शर्मा जो है इसका समर्थन करते हुए बोलते हैं। ठीक है, कि शक्तिशाली केंद्र होना जरूरी है। ठीक है, ताकि वह देश के हित में योजना ले सके, योजना बना सके। ठीक है, उपलब्ध आर्थिक संसाधन जुटा सके, उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश के विदेशी आक्रमण से बचा सके। ठीक है, तो इस कारणवश जो है केंद्र को जो है ज़्यादा शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, ये किसके द्वारा कही गई ना, पहला जो है अय्यर के द्वारा, वहीं दूसरा जो है बालकृष्ण शर्मा के द्वारा। ठीक है, ये दोनों के द्वारा जो ये बातें कही जाती है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। देश के बंटवारे से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफ़ी स्वायत्तता देने पर अपनी सहमति जता दी थी। कुछ हद तक मुस्लिम लीग को इस बात पर भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि जिन प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी है वह दखल अंदाजी नहीं की जाएगी, लेकिन बंटवारे के देखने के बाद ज़्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि आप एक विकेंद्रीकृत रचना के लिए पहले जैसे राजनीतिक दबाव नहीं बचे। ठीक है, तो इस प्रकार की बात यहाँ पे कही गई है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्टली से क्यों पार कर दिया, क्योंकि ये जो है एक स्टेटमेंट है, इसके द्वारा कही गई ये जो है ये बातें ये कहते हैं, इसके द्वारा जो है मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है आपको एक बार समझने में, एक बार पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं राष्ट्र की भाषा। ठीक है, आपको पता होगा कि आपके समाज में अलग भाषा बोली जाती है, वहीं पर जो है अगर आप थोड़ा देर दूर जाके दूसरा समाज में जाते हैं तो वहीं पर दूसरा भाषा बोली जाती है। ठीक है, अलग अलग राज्य में जो है अलग अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये जो भाषा है उसका चयन किस प्रकार से हुआ, ठीक है, किस भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे कि राष्ट्र की भाषा क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे आप कौन सी भाषा जानते हैं, आप कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं अपने घर में, अपने समाज में, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं राष्ट्र की भाषा। भारत देश में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, और उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग है। ठीक है, और ऐसे में जो है राष्ट्र निर्माण कैसे किया जा सके, ये जो है यहाँ पे प्रश्न एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ऐसे में जो है राष्ट्र निर्माण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, एक दूसरे के से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जबकि एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझ सकते। ठीक है, और संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक तीखी बहस हुई। ठीक है, और कई बार तनी हुई कि ठीक है, कई व्यक्ति बोले कि नहीं, ये भाषा को ज़्यादा प्राप्त होना, मतलब इसको जो है समर्थन मिलना चाहिए, वहीं पर दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं, इस भाषा को ज़्यादा समर्थन मिलना चाहिए, वहीं पर जो है ये व्यक्ति बोलते हैं कि इसको ज़्यादा समर्थन मिलना है। इसके कारण जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तनातनी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहस देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी समय जो है एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि सवाल जो है यही था कि राष्ट्रभाषा जो है, राष्ट्र की जो भाषा होगी वो कैसे बनाया जाए, किसको जो है हम लोग ज्यादा समर्थन देंगे, किस भाषा को जो है हम लोग यहाँ पे नियुक्त करेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, कब समझे कि जो कांग्रेस थे वो बोले कि हिंदुस्तानी जो भाषा है, हिंदुस्तानी क्या भाषा है कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी और उसको जोड़ के उर्दू, ये जो है हिंदी और उर्दू, इसको जब जोड़ देंगे, इसमें जो जोड़ के जो एक नई भाषा बनेगी उसको बोला गया हिंदुस्तानी भाषा। ये आपको याद होना चाहिए, हिंदुस्तानी भाषा किस दो लैंग्वेज से बनी है। ठीक है, ये सभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप ये बताइएगा जो हिंदी भाषा है और जो उर्दू भाषा है, उस दोनों भाषा को मिलाकर जो एक भाषा बनाई जाती है, एक नई भाषा का निर्माण होता है जिसे हम लोग हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। ठीक है, तो इस भाषा को जो है यहाँ पे दर्जा दिया जाने लगा, किसके द्वारा ना कांग्रेस के द्वारा, कब ना 30 के दशक में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक
को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे जो है लोग आसानी से समझ सके, ठीक है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति ये सोचिए कि इसको अगर एक हिंदी भाषा समझ में आती है, वहीं इसको उर्दू भाषा समझ में आती है, ठीक है। ये उर्दू में बोलेगा, ये हिंदी में बोलेगा, तो कहीं ना कहीं इस दोनों के बीच जो है कोई बात समझ में ही नहीं आएगी। ये क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, वहीं ये क्या बोल रहा है इसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इन लोग दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे से जो है जुड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस कारणवश जो है महात्मा गांधी एक ऐसा सुझाव देते हैं कि एक ऐसी आसान भाषा को नियुक्त किया जाए जो कि सबको समझ में आए, ठीक है, सबसे जो है जुड़ा हो सके, सबसे जो है संपर्क हो सके, ठीक है। और ये जो है हिंदू और उर्दू जो है ये हिंदुस्तानी की दो भाषा के मेल से बना है, ठीक है। हिंदुस्तानी जो भाषा है वो उर्दू और हिंदी भाषा से मिलकर बना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी, ठीक है। और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक राज्य मतलब साझी भाषा थी। जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत तरह के स्रोतों से नए नए शब्द और अर्थ इसमें जुड़ते गए, ठीक है। और इससे जो है विभिन्न क्षेत्र के बहुत सारे लोग जो है इस भाषा को समझने लगे थे। कौन सी भाषा, मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया, हिंदुस्तानी भाषा, ठीक है। इसी की बात यहाँ पे चर्चा हो रही है कि इसमें जो है बहुत ही अलग अलग शब्द जो है इसमें जुड़ने लगे थे, ठीक है। नए नए शब्द का यहाँ पे निर्माण होने लगा था, ठीक है। और जो है यहाँ पे जो है बहुत सारे व्यक्ति जो थे, बहुत क्षेत्रों के जो व्यक्ति थे इस भाषा को समझने भी लगे थे, ठीक है। महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि यह बहुत सांस्कृतिक भाषा विभिन्न समुदाय के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है, ठीक है। वह हिंदू और मुसलमान को उत्तर और दक्षिण भाषा के लोगों की एकजुट कर सकती है, ठीक है। ये जो दक्षिण और उत्तरी जो लोग हुआ करते थे, जो दो क्षेत्र में दोनों अलग अलग क्षेत्र में रहते थे, उससे जो है संपर्क बनाने के लिए ये जो भाषा थी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं कि जब इस भाषा को इतना ज़्यादा समर्थन देने लगा वहीं पर जो है लेकिन 19वीं शताब्दी में जो है ये माहौल जो है बदलने लगा था, ठीक है। क्या होने लगा था, जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदू और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। एक तरफ फारसी, वहीं दूसरी तरफ जो है अरबी मूल के सारे शब्द जो है को हटाकर हिंदी को जो है सांस्कृतिक बनाने को संस्कृत निष्ठ बनाने के लिए जो है इसकी कोशिश की जा रही थी, ठीक है। इसमें कौन कौन से शब्दों को, कौन कौन से भाषा को हटाया जाने लगा न, मैं आपको बता दिया कि जो फारसी जो है, जो अरबी भाषा है, इसके शब्द को जो है यहाँ से हटाया जाने लगा, ठीक है। और हिंदी को जो है संस्कृत निष्ठ बनाने के लिए जो है यहाँ पे कोशिश की जाने लगी थी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो आगे समझिए, दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के नज़दीक होती जा रही थी, ठीक है। और ये जो उर्दू भाषा थी वो कहीं ना कहीं फारसी के और भी करीब जाती रही थी, ठीक है। और नतीजा यह हुआ कि भाषा की धार्मिक पहचान की रणनीति का हिस्सा बन गई थी, ठीक है। और लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार की यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं कि हिंदी की हिमायत, ठीक है। हिंदी को सबसे ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाने लगा, ठीक है। इसमें जो है सबको यहाँ से जुड़ने क्यों लगे, ठीक है। इस प्रकार की बातें यहाँ पे आपको समझ में आएगी, ठीक है। संविधान सभा में शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य R.V. धुलेकर, ये नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके द्वारा क्या बात कही गई इसके बारे में आपको बहुत तेज ढंग से मैं आपको बताने वाला हूँ, आप सिर्फ समझते हुए चलिए, ठीक है। R.V. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्द में आवाज़ उठाई कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। ये जो हिंदी भाषा है ये जो है संविधान निर्माण के लिए ये भाषा का प्रयोग किया जाए। ये जो संविधान लिखा जा रहा है उसमें जो है हिंदी भाषा से जो है ये संविधान को लिखा जाए, ठीक है। इस तरह की बात जो है यहाँ पे धुलेकर द्वारा कही गई, ठीक है, जिसका नाम पूरा नाम क्या है, R.V. धुलेकर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब किसी ने कहा कि सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते तो धुलेकर ने पलटकर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे और हिंदुस्तानी नहीं जानते, हिंदुस्तानी भाषा नहीं समझते, तो वे इस सभा से सदस्य जो है वो योग्य नहीं है। इस सदस्य की ये जो सभा है उसमें जो जितने भी सदस्य हैं वो अगर हिंदुस्तानी भाषा को नहीं समझते हैं तो ये जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं बेकार में बैठे हैं, इसको जो है यहाँ से चला जाना चाहिए, ठीक है। और ये इस बात को सुनकर जो है वहाँ पे जितने भी व्यक्ति थे जो हिंदुस्तानी भाषा नहीं समझते थे, हिंदी भाषा नहीं समझते थे, उसको जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित आता है, वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार में आगे क्या होता है कि जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हो गया, ठीक है, इस कारणवश जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा होने लगा तो धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे। नेहरू ने हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई, ठीक है। और आखिरकार जो है ये नेहरू के द्वारा जो है इसके द्वारा जो है यहाँ पे
शांति बहाल करने का प्रयास किया गया। ठीक है, भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बार बार कार्रवाई में बाधा डालता रहा। ठीक है, ये जो भाषा है 3 साल तक जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बाधा डाला। ठीक है, तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी आपको फिर से समझ में आ रहा होगा कि जो धुलेकर है इसकी बातों पर जो है इतना ऐसा बोल देते थे कि जिस कारणवश जो वहाँ पे जितने भी निवासी हैं, जितने भी मतलब वहाँ पे सदस्य हैं, उसको जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। ठीक है, तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। समिति ने राष्ट्रभाषा भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो रही गतिरोध को तोड़ने के लिए जो है यहाँ एक फॉर्मूला निकाला गया। क्या निकाला गया ना, समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरिक लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। ठीक है, ये जो आप नोट्स देख पा रहे हैं, ये एक जो है ये जो लिपि है वो इस लिपि को क्या कहा जाता है ना, देवनागरिक लिपि कहा जाता है। ठीक है, और यदि आप एग्जाम देने कहीं गए हैं और एग्जाम आप दिए होंगे 11th क्लास का या फिर 10th क्लास का या फिर कोई भी आप एग्जाम दिए हैं, तो आपको पता होगा कि जब आप हिंदी भाषा में किसी भी आंसर को लिखते हैं तो उससे पहले जो है आपका जो भी फॉर्म होता है उसमें आप यहाँ पे लिखते हैं कि आप जो है देवनागरिक लिपि द्वारा आप इस प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की लिपि जो है आप अपने एग्जाम बोर्ड में भी लिखे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पे सहमति दी गई। ये जो समिति थी इसके द्वारा यहाँ पे बताई गई कि ये जो देवनागरी लिपि है वही जो है यहाँ की हिंदी भाषा जो है इसकी राज्य की भाषा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है यहाँ पे सुझाव दी गई। ठीक है, परंतु इस फॉर्मूले को जो है समिति ने नहीं घोषित किया। क्यों नहीं घोषित किया? क्योंकि समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे प्रयास किए जाने लगे। ठीक है, क्योंकि यदि एक ही बार में इस हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है जो भी व्यक्ति हिंदी भाषा नहीं जानते हैं वो जो है कहीं ना कहीं क्रोधित हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसको जो है धीरे धीरे बढ़ाया जाने लगा। ठीक है, पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, 15 साल तक जो है जितने भी सरकारी काम थे उसमें जो अंग्रेजी भाषा को यहाँ पे महत्व दिया जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा को चुनने का अधिकार होगा। ठीक है, संविधान सभा की भाषा समिति ने भाषा को राष्ट्रभाषा के बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्व स्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया। ठीक है, तो संविधान द्वारा समिति जो थी उसके द्वारा जो है इस तरह की बात की जाने लगी कि जो है राष्ट्रभाषा ना बोलकर जो है इसको राजभाषा कहा जाने लगा। किसको? हिंदी भाषा को। ठीक है, इस तरह की बातें यहाँ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और धुलेकर बीच बचाव की स्थिति ऐसे मुद्रा में राजी होने वाले नहीं थे। ठीक है, वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा बनाया जाए। ठीक है, धुलेकर हमेशा ये बोलते थे, मतलब पहले भी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया तो उसमें आपको ये समझ में आया होगा ये जो धुलेकर थे ये जो है हिंदी भाषा को जो है राष्ट्रभाषा बोलने के लिए मजबूर करने लगे। ठीक है, ये जो है धुलेकर बोलते थे कि नहीं, हिंदी को राजभाषा मत बनाओ, इसको जो है राष्ट्रभाषा बनाओ। ठीक है, तो आप इसमें कमेंट कीजिएगा कि जो राजभाषा क्या होती है और ये जो राष्ट्रभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा मैं आपको समझा दूं, राष्ट्र के लिए जो पूरे देश के लिए भाषा होती है उसे जो है राष्ट्रभाषा कहा जाता है, लेकिन ये राजभाषा क्या होता है ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। ठीक है, और धुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया और क्या कहा कि जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, इस तरह की बातें यहाँ पे कहकर जो है इसको मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं वर्चस्व का भय। ठीक है, जब धुलेकर ने ये सारी चीज़ें बताई, इस सब का मजाक उड़ाया, ठीक है, तो धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास की सदस्य, क्या नाम था ना, श्रीमती जी दुर्गाबाई, ये नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जितना भी मैं आपको नाम बता रहा हूँ वो जो है उसके द्वारा क्या बातें कही गई ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में आपको यही याद रखना है कि किसके द्वारा क्या कही गई, किसके द्वारा क्या नहीं कही गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस चैप्टर में याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है मद्रास की सदस्य श्रीमती दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, क्या कहा कि अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रभाषा को जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। चाहे यह सही हो या गलत, गैर हिंदी भाषा इलाके के लोगों को एहसास कराया जा रहा है कि झगड़ा
यह झगड़ा, यह हिंदी भाषा इलाकों को, यह रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत के अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभावों को रोकने की लड़ाई है। ठीक है, दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है विरोध। ठीक है, और विरोधियों का मानना है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोजने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें जो है यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि इसके बावजूद बहुत सारे अन्य समुदाय के साथ साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी की बातों का पालन किया। ठीक है, और दक्षिण में हिंदी प्रचार जारी रखा। ठीक है, विरोधी का सामना करना पड़ा और हिंदी के स्कूल खोले और कक्षाएं चलाई गई। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब आगे समझते हैं कि अब इस पर जो है क्या नतीजा निकलता है। ठीक है, जो दुर्गाबाई थी इसके बारे में ये जो जितने भी बात बताई आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब दुर्गाबाई ने पूछा सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देख सकती हूँ। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुके हैं, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा है। उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द को निकाला जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई किस प्रकार से जो है पहले हिंदुस्तानी भाषा थी, वहीं पर जो है बाद में इसमें जो है जितने भी अलग अलग शब्द थे, जैसे कि फारसी की हो, अरबी को, सारी चीज़ें यहाँ पे निकालने जाने लगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया हुआ था। ठीक है, और उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेश और साझा स्वरूप को कमजोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषा ही समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होनी निश्चित है। जैसे जैसे चर्चा तीखी होती गई, बहुत सारे सदस्य ने सहयोग और सम्मान की भावना का आह्वान किया। ठीक है, और मुंबई के सदस्य श्री शंकर राव देव, ये कहाँ के हैं ना, ये हैं मुंबई के। ठीक है, ये आपको नाम याद होना चाहिए, उसके साथ साथ जो है कहाँ के हैं ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि कांग्रेस और महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते ये जो है महात्मा गांधी और कांग्रेस के अनुयायी थे। कौन ना, श्री शंकर राव देव। ठीक है, कहाँ के थे ना, मुंबई के थे। ठीक है, आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, ये जो है हिंदुस्तानी भाषा को ये राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर चुके थे। ठीक है, और मद्रास के श्री टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार, ठीक है, ये भी आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है, इसने जो है इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ किया जाए। ठीक है, और यदि आक्रमण होकर काम किया तो हिंदी को जो है कोई भला नहीं किया जाएगा। ये क्या बताते हैं, ये जो है श्री टी रामलिंगम चटर्जी ये इस बात पर जोर देते हैं कि जो भी यहाँ पे हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको परख कर किया जाए, इसको जो है संभाल कर किया जाए। ठीक है, इस तरह से जो यहाँ पे इस बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि यदि आक्रमण होकर काम किया जाए, यदि यहाँ पे आक्रमण होता है उसके साथ साथ यदि यहाँ पे काम किया जाए तो हिंदी को जो है भला नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो हिंदी भाषा है, यदि कहीं पर यहाँ पे झगड़ा हो जाए, यहाँ पे आक्रमण हो जाए, तो ये हिंदी भाषा को जो है आगे जाकर जो है इसका भला नहीं होगा, इसका जो है कहीं ना कहीं इसको जो है गलत साबित किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आप ये समझ पा रहे होंगे हिंदी भाषा को जो है सभी जो है इसको समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से ये चैप्टर बहुत ही विस्तार ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा समझने को नहीं था। जो व्यक्ति ये व्यक्ति क्या सलाह देते हैं, ये व्यक्ति क्या अपनी दलील देते हैं, ये व्यक्ति क्या बोलते हैं, ये व्यक्ति क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझना था। ठीक है, आपको यही याद होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है इसका नाम याद होना चाहिए, ये कहाँ के थे। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए, इसलिए जो है क्या बोलते हैं ये याद होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये आपको इस चैप्टर में याद होना है, और इसी तरह के आपके एग्जाम में बहुत ही इजी तरीके से आपके बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यहीं से जो है हमारा सिलेबस जो है हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, आशा करता हूं जितने भी चैप्टर मैंने आपको समझाए 1 से लेकर 15 तक वो सारे जो है आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है मेरा जो काम जो है वो समाप्त होता है, और आपका काम स्टार्ट होता है कि अभी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी आपके डाउट्स हैं उस चैप्टर
चैप्टर के नीचे आप वहाँ पे कमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा काम खत्म होता है और आपका जो है काम स्टार्ट होता है। आपको जो है पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मैं आपको फोर्स करूँगा कि आप जितना हो सके, जितना टाइम हो सके आपके साथ उतना आप पढ़िए, जिसके कारण वो जो है आपका जो रिजल्ट होगा बहुत ही अच्छे ढंग से आपको प्राप्त होगा, ठीक है। और यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और मैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सूचना देना चाहता हूँ। यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है मैंने आपको जितने भी PDF हैं सारे चीज़ जो है वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए हैं, ठीक है। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका जो वीडियो मैं आपको बना के आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।